हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं उत्सव ऑनलाइन चैनल। ठीक है, जैसा कि आपको सर पहले बता चुके हैं कि जो हमारे बायोलॉजी के टीचर हैं यानी मैं, तो आपको केमिस्ट्री भी कुछ सिखाऊंगा। जैसे मैं भी कमिटमेंट कर चुका हूं। जैसे अभी पिछले लेक्चर में मॉर्फोलॉजी पूरा कंप्लीट किया दो शॉर्ट में। पहले शॉर्ट 1 शॉर्ट 2 आपको पूरी दिया गया, तो इसलिए आप जो है उसको एंजॉय करिए। काफ़ी मतलब एनसीईआरटी से एक भी पॉइंट नहीं छूटा। जो बाहर का था वो मैंने बताया, वो एनसीईआरटी के बाहर का जो भी बताया वो लिखवा दिया कि इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग उसको देख सकते हैं। 2 पार्ट में है, एक में पूरा रूट स्टेम लीफ के बारे में, एक में फ्लावर फ्रूट सीड और पूरी फैमिलीज। ये पूरे मतलब मॉर्फोलॉजी पूरी कंप्लीट हो गई। तो जैसे मैंने कहा था कि जैसे केमिस्ट्री के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से टीचर्स आ नहीं पा रहे हैं, जैसे फिजिक्स और बायोलॉजी की अच्छी क्लास चल रही है आपकी, तो केमिस्ट्री की मैंने कहा था तब तक कंटिन्यू करूंगा। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री के बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम एफर्ट करें और चांस है कि उससे क्वेश्चन आए या आपसे बन ना पाए, तो वो अलग बात होती है, वो अलग का फैक्टर हो गया। आप चैप्टर पढ़ते हैं, ज़्यादा एफर्ट करते हैं, एफर्ट बहुत करना पड़ता है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से, तो वो मैटर नहीं करता। मैं जैसे एकदम ईजी चैप्टर पढ़ाऊंगा, मतलब इतना इजी उसको बना दूंगा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ तक कि आपकी बायोलॉजी में भी वो हेल्प करेगा। ठीक है, कुछ चैप्टर हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और जितना लेक्चर में पढ़ाएगा बस उतना ही लेक्चर, उससे बाहर कहीं नहीं क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ना घोड़ दूर ना मैदान, कहते नहीं कहावत। तो बस 12 तारीख एकदम नज़दीक है और आपको एकदम मतलब एज इट इज जितना पढ़ाया बस उसी से क्वेश्चन आएगा, ये प्रॉमिस है। बस आप दिल लगा के देखते रहिए। तो हम लोग कुछ चैप्टर जो एनसीईआरटी में बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, पॉलीमर्स है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस केमिस्ट्री है, फिजिकल का पार्ट है जो सरफेस केमिस्ट्री, और उधर आपका सॉलिड स्टेट है, और उधर फिर आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। जब तक टीचर्स आ नहीं पा रहे हैं, अवेलेबल नहीं हो पा रहे, तब तक कंटिन्यू कर रहा हूँ 1 शॉट टाइप में। 1 या 2 वीडियो में पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा। तो आप लोग बने रहिए हम लोग के साथ। और आप लोग जैसा कि इंडिपेंडेंस डे मनाए हैं, तो कल अच्छे से मनाए होगा, अच्छी बात है, और मनाते रहिए। जैसे हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे था, तो अब तो कल का दिन बीत गया, इसलिए क्या बताएं। और समस्या ये है कि आप लोग मतलब ठीक है, देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन सबसे मेन काम जो आपका है, आप फ्यूचर के भविष्य हैं भाई, फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। तो आप, मेरा यही कहना है कि आप लोग अपने अंदर मतलब इतना अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे चल के एक सफल डॉक्टर बनिए, लोगों के प्रति अच्छा काम करिए। देखिए सर, ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है? अगर ह्यूमैनिटी नहीं है तो वो आदमी कोई भी आईएएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किस काम का। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी बहुत ज़रूरी है। तो इंडिपेंडेंस डे में बस आपको एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए करना है कि आप अपने आप को शपथ लीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है और एक अच्छी जगह सेवा देके अपने देश के नाम के लिए आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आइए, ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि बायोमॉलिक्यूल एनसीईआरटी सेकेंड का लास्ट 3rd चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, फिर पॉलीमर, फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। तो इस सीक्वेंस हम लोग चलेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। और यहाँ सोचिए, मतलब बायोमॉलिक्यूल्स के जो 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं, वो तो आपके सही होंगे ही होंगे, और 1-2 क्वेश्चन जो बायोलॉजी के आते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन एज इट इज बायो में मिल जाए, क्योंकि बायोलॉजी के कुछ पोर्शन जो अलग हैं वो आपको बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा या पढ़ा दिया गया। तो ठीक है, यानी आपको क्या मिलेगा, 12 to 16 नंबर आराम से यहाँ से गेन किया जाएगा। और एकदम स्पेशल, मतलब एकदम छोटी सी लेक्चर या 2-2.5 घंटे पढ़ के अगर हम इतना गेन कर रहे हैं, और प्योरली एनसीईआरटी से आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, तो फिर क्या बुरा है। ठीक है, इसी पेस में पूरा कंटिन्यू करेंगे। बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, और जो आप चैप्टर कहेंगे अमीन्स वगैरह, वो फिर आपके कमेंट पे है। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि सर इसको शुरू किया जाए, जो थ्योरेटिकल टाइप के हैं, थोड़ा समझने लायक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर द बायोमॉलिक्यूल्स। टाइम को ना वेस्ट करते हो, तो देखिए द बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स मतलब जो नॉन लिविंग या लिविंग के बेसिस में जो आपको डिस्टिंग्विश करता है, जैसे लिविंग वर्ड में आप लोग पढ़ते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो डिफरेंट करते हैं बॉडी के अंदर। तो बायोमॉलिक्यूल्स यानी ह्यूमन बॉडी अलग अलग केमिकल से बनी होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की बात कर रहे हैं तो उसे बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल बात है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, जो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर जो चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर हेडिंग क्या होगी, सब हेडिंग कार्बोहाइड्रेट होगी। बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज अ कार्बोहाइड्रेट। क्या? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जैसे एक छोटी सी डिफिनीशन समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। जैसे बायोमॉलिक्यूल से कई सब टॉपिक्स हैं, जैसे सर कार्बोहाइड्रेट है, फिर प्रोटीन है,
प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड, सारी एंजाइम्स वगैरह ये पढ़ानी, फिर न्यूक्लिक एसिड है, फिर विटामिन्स है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उधर अमीनो प्रोटीन और विटामिन एसिड और न्यूक्लिक एसिड ये छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा मेजर पोर्सन जो होता है इसका कार्बोहाइड्रेट है। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का कार्बोहाइड्रेट जो है ये बेसिक है, मतलब इसके इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन चांस है बनने के। तो इसलिए हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज अ कार्बोहाइड्रेट। ये तो रही छोटी सी डेफिनेशन। अब थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, जो एनसीईआरटी लिखती है कि एल्डिहाइड आर कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल इज नोन एज अ कार्बोहाइड्रेट। एल्डिहाइड एंड कीटोन डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप इसमें लगा होता है, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन जब आप पढ़ते हैं तो ये कार्बोनिल ग्रुप, जैसे पूरा चैप्टर है द कार्बोनिल ग्रुप, उसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, ठीक है। इसलिए बताया कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो इसके नाम से ही पड़ गया हाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट यानी सी से कार्बन और हाइड्रेट्स, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसको मैंने तोड़ के लिख दिया, ठीक है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज ए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एक दूसरी डेफिनेशन देखते हो, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कार्बन कायरल होगा, एक कार्बन मिनिमम कायरल होना चाहिए, ठीक है। तो एल्डिहाइड आर कीटोन डेरिवेटिव, देखिए डेफिनेशन दूसरी लिखिए जो एज इट इज आ सकती है आपको। कभी कभी क्या होता है स्टेटमेंट वगैरह दे, जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये सारी चीज़ें पूछता है ना। तो उसके लिए एल्डिहाइड आर कीटोन डेरिवेटिव, एल्डिहाइड आर कीटोन डेरिवेटिव, कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है। ये हो गया। या विच गिव सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, विच गिव सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जैसे ओलिगो है तो मोनोसेक्राइड देगी, डाइसेक्राइड है तो मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड है तो मोनोसेक्राइड, मतलब यूनिट उसमें मिल जाएगा आपको। सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, लिसिस। और ये कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यानी इसमें कायरल कार्बन होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो ये समझिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। एल्डिहाइड आर कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल विच गिव सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। या आप ये कहिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल अ कीटोन डेरिवेटिव। देखिए ऐसे एनसीईआरटी वाले ने क्या लिखते हैं डायग्राम, मतलब थोड़ा सा डेफिनेशन को दूसरे तरीके से लिखते हैं। जैसे मतलब क्या है कि आपको लकीर का फकीर नहीं बनना, मतलब एज इट इज़ नहीं रटना है, जैसे समझ में वैसे रटिए। तो उसने क्या लिखा? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन डेरिवेटिव विच गिव सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। या एक सिंपल भाषा में समझिए, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज अ कार्बोहाइड्रेट। बस सिंपल सी बात है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कहते हैं। ये तो होगी आपकी डेफिनेशन। तो सर जैसे बात की कार्बोहाइड्रेट को समझाने के लिए, तो ये तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए दिमाग में क्या है कार्बोहाइड्रेट। या डेफिनेशन में क्वेश्चन आ गया करेक्ट इनकरेक्ट के बारे में, तो वो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेहद इंपॉर्टेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं, कौन सा वो टेस्ट देगा। इसी पूरी हेडिंग में पूरे चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। देखिए आप एकदम बेहद शानदार, एकदम आराम से आपका कैसे कंप्लीट होता है। ठीक है, चल रहा है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज जनरल फार्मूला और व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इधर देखिएगा, CxH2O का होल वाई। जो इस फार्मूले को अडॉप्ट करे, इस फार्मूले में फिट हो, वो कार्बोहाइड्रेट है। ये बात सही है, लेकिन कभी कोई चीज़ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। मतलब नहीं यही है तो है, नहीं है तो नहीं है। जैसे इसके एक्सेप्शन जो एनसीईआरटी में ही लिखे वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन जनरली कार्बोहाइड्रेट इस पे फिट हो जाएंगे। जैसे मानिए, जैसे देखिए CxH2 होल वाई कैसे आपको दिखाते हैं। जैसे आप मान लेते हैं x = y = 6। जैसे यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू 6 रखते हैं, जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिए इधर, Cx सबके काम का है, CxH2 होल वाई को x = y = 6 रखते हैं, तो देखिए जैसे कैसे आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। जैसे x की जगह 6 रखना, y की जगह 6 रखना, C6H2O का होल 6। मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ भाई, तोड़िए, C6H2 है 6 दूनी 12, C6H12 एंड दिस O एंड 6, तो C6H12O6, दिस इज व्हाट
दिस इज अ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों का फार्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, वो अभी आपको लेक्चर के जैसे ही आप पढ़ते रहेंगे वैसे समझ में आने लगे। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बोथ, दोनों को एक ही फार्मूले से C6H12O6 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ठीक है, ये बात हो गई आपकी। अब दूसरा देखिए सर, जैसे मैंने कहा था कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है वो इस फार्मूले में फिट हो रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शन देखिए, आप एक्सेप्शन देखिए, इसमें नहीं फिट होगा। कौन सा एक्सेप्शन है? जैसे मैंने कहा x = y = 6 रखे हैं, उसी तरह आप x = y = 2 रखिए, 2 रख के देखते हैं इस पर। जैसे C6H2O है तो C2 पे रख दिए, ठीक है, ध्यान देना इधर, C2H2O का होल ट्वाइस, ये लिख दिया आपने, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करिए, देखिए C2 यहाँ पे क्या होगा, H4O2, ये क्या है पता है आपको, ये एसिटिक एसिड है। कैसे? देखिए फिर से फर्दर इसको देखिए, CH3COOH, आप लोग जानते हैं दिस इज अ ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर एसिड, ठीक है। देखिए C2 यानी एक CA है और एक CA है, ठीक है। H4 3 ये 1 4 ये और 2 ऑक्सीजन, ठीक है, एकदम तगड़े से। तो बताइए, ये भाई सीधा सी बात है, यही C6H2O होल वाई में x = y = 2 रखने में फिट हो गया। क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? तो नहीं, मैंने कहा कि जनरल रिप्रेजेंटेशन CXH2O होल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये बात आपको एकदम बिल्कुल नहीं, एकदम गांठ बांध लेनी है। जैसे आइए, ठीक है, ये तो रहा भाई एसिटिक एसिड, इसमें फिट हो गई। अब एक और देखिए, जो जैसे इसमें जो फिट हुआ वो कार्बोहाइड्रेट है, अभी एक कार्बोहाइड्रेट ही है जो इस पर फिट नहीं होगा, रहमनोज, NCERT में लिखा हुआ है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रहमनोज, देखिए थोड़ा स्पेस की कमी है, ऊपर देखते हैं, ये रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं अंडर बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइड एंड कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल which give such unit and hydrolysis known as a carbohydrate, ठीक है। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन कायरल कंपाउंड, ठीक है। ये देख लिया आप लोगों ने, इतना ही लेक्चर में पढ़ाया था अभी तक जो लपेट दिया, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, ये तो एक्सेप्शन रहा, रहमनोज एक प्रकार का ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन साहब ये जनरली फार्मूला में फिट नहीं होगा। जैसे इसका फार्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं, C6H12O5। अगर आप इसको रखेंगे भैया x = y = पहली बार डिफरेंट है, इसमें एक में 6 रखना पड़ेगा, एक में 5, आएगा ही नहीं, आप चेक कर लो, ठीक है। तो रहमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन डज नॉट फिट इनटू दिस फार्मूला, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट बट नॉट फिट इनटू फार्मूला, बट नॉट फिट इन दिस फार्मूला, ठीक है। तो कैसे कह सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन आपको याद रखना है जनरली कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, CXH2O का होल वाई, x = y = जो नंबर रखेंगे आप उसको रख के आप चेक कर लेंगे। लेकिन एसिटिक एसिड इसमें फिट हो रही, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्योंकि वो ऑर्गेनिक एसिड है। रहमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसमें फिट नहीं हो रहा है क्योंकि उसका जनरल फार्मूला C6H12O5 होता है। ये पहली NCERT के जो बेसिक पेज में लिखा हुआ है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस यही पढ़ लो, खत्म, ठीक है। अब आइए थोड़ी सी इसके बारे में बेसिक जानते हैं, ठीक है। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट, सही बात है, कुछ जो स्वीट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सैक्रोन। जैसे सैक्रोन क्या होता है, व्हाट इज सैक्रोन? ग्रीक वर्ड में सैक्रोन का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट या शुगर, ठीक है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, सम कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट, बिल्कुल, सम कार्बोहाइड्रेट एंड सम आर नॉट, सम कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट, मीठे होते हैं। जैसे आप कॉमन टेबल शुगर देख लीजिए, सुक्रोस जो आप घरों में यूज़ करते हैं, कॉमन टेबल शुगर चीनी, वो C12H22O11 सुक्रोस है, और वो कि एक कार्बोहाइड्रेट है तो स्वीट है ना। तो सम कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीक वर्ड में जो सैक्रोन वर्ड लिया गया है, CSACCHARON, सैक्रोन, इसका मतलब ही होता है शुगर या स्वीट इन टेस्ट। बस खत्म, यही पढ़ना है आपको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, ये रहा जनरल बात। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। तीन
तीन मतलब किसी चीज़ को अगर आप बांटते हैं, किसी भी चीज़ को आप बांटते हैं, चाहे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स कहीं भी आप पढ़ो, पहले बताइए बांट रहे हैं तो किस बेस पे बांट रहे हैं, किस आधार पे बांट रहे हैं। बच्चा मतलब कुछ भी बोल दिए, जैसे बांट रहे हैं तो किस में बांट रहे हो, बेसिस बहुत जरूरी होती है बताने की, ठीक है। जैसे हम इंसान हैं, किस बेस पे बताया, ठीक है, क्योंकि एनिमल टेट्रापोड है, हम लोग बाइपीडल हैं, ये इसके बेसिस पे कि कुछ और ह्यूमैनिटी और नॉन ह्यूमैनिटी मतलब बहुत सारी बातें, वो फिलोसफी में चले जाएंगे आप, अभी उसका टाइम नहीं है, अभी आपका एग्जाम है तो आप इस भी रहिए, ठीक है। तो आइए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखते हैं एकदम अच्छे से। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया था कि इसके बेसिस, किस बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे तीन बेसिस पढ़ना है, हाइड्रोलिसिस रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर, और नंबर ऑफ कार्बन, बस तीन पढ़ना है हाइड्रोलिसिस, बस इसी में सब समेट जाएगा। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे इसको तीन भागों में बांटा गया है, जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है, जनरली यही लिखा रहता है हर जगह। एक है मोनोसैक्राइड्स, यहाँ तक दिख रहा है, मोनोसैक्राइड्स, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड्स। देखिए आज कैसे आपका मतलब कार्बोहाइड्रेट से डर दूर होता है, मतलब एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ते होंगे, शायद कुछ लोगों की आदत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने, बुकलेट से पढ़ते हैं। आप देखिए कैसे अभी तक के सारे क्वेश्चन इसी एनसीईआरटी से आए हैं और आगे आते रहेंगे। जैसे कि अभी जेईई मेंस का एग्जाम हुआ है, टोटली नीट का भी पेपर ऐसे होगा, जेईई मेंस का पूरी केमिस्ट्री जो है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इवन फिजिकल सब जो है आपकी एनसीईआरटी से डिक्टो आई है, तो क्यों हम किसी दूसरी बुक को पढ़ें, ठीक है। आवर लीजेंड बुक द एनसीईआरटी, आप उसे फॉलो करिए। आइए देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे किया बच्चा, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे, मोनो, ओलिगो, पॉली। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, क्या होता है मोनोसैक्राइड, क्या होता है ओलिगो, क्या होता है पॉली, ठीक है। जैसे हम लोग लिखेंगे मोनोसैक्राइड डज नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, जैसे हम हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे डज नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, आगे ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने कहा दो चीज़ों को आप मतलब एक उसमें बांटिए, चार चीज़ों को दो भागों में बांटे, दो बांट देंगे, मतलब फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, दो को आप एक में बांट देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने कहा एक को बांटो तो फ्रैक्शनल नहीं होने चाहिए, तो 0.5 हो जाएगा ना। तो इसी तरह एक यूनिट मोनोसैक्राइड एंड सिंगल सैक्राइड, तो वो फिर फर्दर हाइड्रोलाइज हो ही नहीं सकती। भाई डाइसैक्राइड है वो तो दो मोनोसैक्राइड में हो जाएगी, पॉली हैं तो बहुत सारे, ओलिगो हैं तो वो भी नंबर ऑफ डाइसैक्राइड मोनोसैक्राइड टूट जाएंगे, लेकिन ओलिगो डज नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, ठीक है, डज नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज और आपके गैलेक्टोज। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। ये हो गए आपके क्या, मोनोसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड जैसे ये हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, ये ओलिगोसैक्राइड हाइड्रोलाइज होंगे, लेकिन शर्त है हाइड्रोलाइज 2 to 10, 2 से 10, जनरली 8 होता है, लेकिन अब एनसीईआरटी केमिस्ट्री में ये लिखा है 2 से 10, 2 to 10 मोनोसैक्राइड यूनिट, ये 2 से 10 मोनोसैक्राइड में टूटेगा, ठीक है, 2 से 10। अब इसमें कौन कौन से आते हैं ओलिगोसैक्राइड में, 2 से 10 याद रखना, 2 to 10 मोनोसैक्राइड्स। इसमें आएगा आपका सुक्रोज शायद नीचे ना दिखे, साइड में लिख रहा हूँ, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। जैसे कि अभी हाइड्रोलिसिस आपको पढ़ाऊंगा, सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रुक्टोज, आपका माल्टोज टूटता है 2 मोल ऑफ अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, और आपका लैक्टोज टूटता है बीटा डी आपका गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में, ठीक है। ये आपकी अभी हाइड्रोलिसिस देखेंगे, देन 2 मोनोसैक्राइड की यूनिट इनसे प्राप्त होगी। और ये क्या है, ये डाइसैक्राइड हैं, इसमें कई सारे ओलिगो में डाई हो सकते हैं, ट्राई हो सकते हैं, टेट्रा, पेंटा, ये एज ऑन चलता रहेगा। तो ये सब कैसे हैं, ये डाइसैक्राइड्स हैं, और एक जो है ये डाइसैक्राइड है। अब आपको ये डाइसैक्राइड ही इसमें ओलिगो में पढ़ना है, और एक और है जो ट्राइसैक्राइड है, रैफिनोज ट्राइसैक्राइड आपको वो पढ़ना है, ट्राइसैक्राइड। ट्राई भी देखिए, डाई तो जनरली सब लोग जानते हैं, एक ट्राई पढ़ लीजिए, ट्राइसैक्राइड, इसमें 3 होगा, 3 मिलेगी। क्या, रैफिनोज, वो रहम नोज था, ये रैफिनोज है, RAFFI या NOS, रैफिनोज, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो इस बोलने से लिख लीजिए, रैफिनोज। आप लोग बस
रफली लिखते रहिए मेरे साथ, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ, ठीक है, एक भी नहीं छूटेगा पॉइंट, विश्वास रखिए, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड विद पॉली 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 पॉली, जैसे ये हाइड्रोलाइज करके 2-3 इतनी यूनिट देते हैं, ये गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइज, गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसमें कौन सा आएगा, पॉलीसैकेराइड में आपका पहला स्टार्च आएगा, सेलुलोस आएगा, गम आएगा, ठीक है। बहुत सारे ग्लाइकोजन हैं जो एनिमल स्टार्च है, ये आएंगे, सेलुलोस, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, स्टार्च के बारे में ठीक ठाक दिया है, स्टार्च पढ़ेंगे, स्टार्च विद गम्स ये नहीं दिया है, फिर और ग्लाइकोजन के बारे में थोड़ी सी बातें लिखी, दिस इज एनिमल स्टार्च, ये लिख लीजिए आप लोग, एनिमल स्टार्च, ठीक है। बस खत्म हो गया, ये रहा क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका खत्म हुआ। दूसरा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बेसिस पर, ठीक है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बेसिस पे बताएंगे हम, ठीक है। मोनो ओलिगो पॉली ये खत्म हुआ, ठीक है। चलें, तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखा रहना है यहाँ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस चेंज करना है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है, और किसको रिड्यूस करेगा, कौन से रिएजेंट को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए, इसमें दो पार्ट में बांटा इसे, जैसे इसमें 3 पार्ट में बांटा, ओलिगोसैकेराइड, मोनो, ओलिगो और पॉली में बांटा, इसी तरह इसमें 2 हैं, एक रिड्यूसिंग एक नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग किसे कहेंगे, जो टॉलेंस रिएजेंट, बेनिडिक्ट सोल्यूशन या बेनिडिक्ट रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, वो आ जाएगा रिड्यूसिंग में, जो इसे नहीं कर पाएगा वो नॉन रिड्यूसिंग में आ जाएगा, ठीक है। बस जनरल सी डेफिनीशन है। आइए देखते हैं, रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट का, रिड्यूसिंग, इधर लिखिए नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यहाँ भी नॉन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसेस क्या क्या रिड्यूस कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है वो भी आगे लेक्चर में जब पूरा टेस्ट आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। फेलिंग बेनिडिक्ट, पूरा लिख दें, बेनिडिक्ट टेस्ट विच गिव फेलिंग टेस्ट, बेनिडिक्ट टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। जो इनको रिड्यूस कर पाए वो रिड्यूसिंग शुगर आ जाएंगी, और जो इनको रिड्यूस नहीं करेंगी तीनों को, कौन कौन से, फेलिंग टेस्ट और उसके बाद बेनिडिक्ट टेस्ट एंड दिस आपका टॉलेंस टेस्ट। उसमें आदत पड़ी ना स्मार्ट बोर्ड की, तो उसमें ऐसे करके मिट जाता था, और भी आप लोग थोड़ा सा काम चलाइए, जैसे ही होता है उसको भी लगवाया जाएगा, ठीक है। फेलिंग, बेनिडिक्ट एंड आपका इधर टॉलेंस टेस्ट, ये तीनों नहीं देंगे, मतलब ये जो नॉन रिड्यूसिंग होगा वो इसको नहीं देंगे टेस्ट को, ठीक है, ये टेस्ट नहीं देंगे। तो उसमें कौन कौन से एग्जांपल हैं, मोनोसैकेराइड जनरली इसको रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ऑल जनरली पूरे मोनोसैकेराइड्स इसमें आ जाएंगे, मोनोसैकेराइड एंड मोस्ट ऑफ डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड इसके एग्जांपल होंगे, और सम डाइसैकेराइड जैसे आपका आ जाएगा क्या, सुक्रोज नहीं देता है, ठीक है, गैलेक्टोज वो देगा, लैक्टोज देगा आपको, और माल्टोज, लैक्टोज माल्टोज, इसमें 2 आएंगे। एक चीज़ याद रखना, डाइसैकेराइड सुक्रोज भी है लेकिन नहीं देता, इसलिए ऑल नहीं बोला, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ ये कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ डाइसैकेराइड कौन कौन से, लैक्टोज एंड माल्टोज, लैक्टोज एंड माल्टोज देंगे, यानी वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे। और नॉन रिड्यूसिंग में आप यहाँ लिख दीजिए, डाइसैकेराइड में एक है जो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, सुक्रोज। सुक्रोज कैसा है, आस्क्ड क्वेश्चन है ये, सुक्रोज कैसा है आपका, सुक्रोज आपका है नॉन रिड्यूसिंग, ये पूछा जा चुका है, याद रखिए इसे, सुक्रोज नहीं देता है, ड्यू टू इसके एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप आर नॉट फ्री टू रिएक्ट with failing and benedict and tolerance, hence it is not give test
एंड सो कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बस नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछेगा, आप सुक्रोज आंसर मार देंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन कार्बन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, अब उसके बेसिस पे बात करेंगे हम। ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे आप चेंज करेंगे, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद आप चेंज करेंगे और यहाँ लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट के कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। जैसे दो क्लासिफिकेशन आपने देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस और मोनोसेक्रेट, ओलिगोसेक्रेट, पॉलीसेक्रेट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन किसके क्या एग्जाम्पल होते हैं और किसको रिड्यूस करेंगे, फेलिन, टोलेंस और ये बेनिडिक्ट। अब आप बात करेंगे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग हो गया, तो यहाँ से ऑन द बेसिस हटा दीजिए, बस ऑन द बेसिस अब ये हटा दीजिए, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग को हटा दीजिए और यहाँ लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ऑन द बेसिस ऑफ, बेहद दीजिए ये नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बन एटम या नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे इसको करते हैं। जैसे 3 है कार्बन कि 4 है, 5 है, 6 है, सो ऑन, ठीक है। इधर लिखेंगे, देखिए मैंने बताया था, आते ही बताया, एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होंगे, इसमें एल्डोज ग्रुप होगा और कीटोज भी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एल्डोज ग्रुप है अगर, तब क्या कहते हैं, और कीटोज ग्रुप है तब क्या कहते हैं, ठीक है। एल्डोज एंड कीटोज दोनों होता है, ठीक है। तो देखिए 3 को ट्राइओज पढ़ते हैं, ओज वर्ड लगता है फॉर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसको पढ़ते हैं ट्राइओज, इसको पढ़ते हैं ट्राइओज। ये बच्चा सफिक्स है जो स्टेटमेंट के पीछे लगते हैं और सब में वही रिजल्ट देते हैं, वो सफिक्स कहलाते हैं। जो शब्दों के पहले लगते हैं वो प्रीफिक्स कह लेते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद वाला। उसी तरह ट्राइओज के बाद टेट्रोज, टेट्रा पेंटा हेक्सा वैसे यूज होता जाएगा ना, टेट्रा, टेट्रोज, फिर उसके बाद ये पेंटोज, हेक्सोज, बस अब लगा दीजिए। एल्डोज है तो एल्डो ट्राइओज, ये एल्डोज है तो एल्डो ट्राइओज, कीटोन है तो कीटो ट्राइओज। 3 के बाद 4 का है तो एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। ये सब टर्मिनोलॉजी यूज होती, बाकी क्वेश्चन अभी नहीं आएगा इससे, ठीक है। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं नीट वालों के, ठीक है। ये पूछ लेगा 1 2 3 का। एल्डो, पेंटोज, पेंटोज शुगर पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड, ये मिला के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। नाइट्रोजन बेस प्लस ये बना के आपका नाइट्रोजनस बेस और ये पेंटोज शुगर, अगर ये मिला दिया जाए तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। और इसी में अगर ये दोनों लेके प्लस फास्फोरिक एसिड PO4 2 माइनस इसको लगा देते हैं तो अब न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये आप पढ़ चुके हैं, वहीं से मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ, ठीक है। MBI मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसमें पढ़े हैं, यहाँ मैं पढ़ा दूंगा पूरी न्यूक्लिक एसिड, आपको परेशान नहीं होना। एल्डोपेंटोज तो मैंने कहा तो 2-3 चैप्टर आपका लिंक करेगा इसमें। एल्डोपेंटोज के बाद एल्डोहेक्स, ये कीटोपेंटोज, कीटोपेंटोज, और इधर हो जाएगा आपका एल्डो हेक्सोज, हेक्सोज, और इधर होगा कीटो हेक्सोज। तो ये जनरल आपका क्लासिफिकेशन रहा बच्चा, जनरल क्लासिफिकेशन रहा। जैसे मैंने बताया था आते ही कि किसी को बांटते हैं तो किस बेसिस पे आप बांट रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। किस बेसिस पे बांट रहे हैं, यार एक मिनट, किस बेसिस पे बांट रहे हैं उसके बेसिस पे बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसको 3 भागों में बांटे, कैसे कैसे बांटे हैं आप ऑन द बेसिस आप हाइड्रोलिसिस देख लीजिए। अगर हाइड्रोलिसिस का एक भी हाइड्रोलिसिस करके यूनिट नहीं मिल रही, डज नॉट गिव फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस, मोनोसेक्राइड है। 2 से 10 यूनिट दे सकता है, ऑलिगो है। बहुत सारी दे सकता है, पॉली, यानी 10 के बाद जब होगा तो पॉली में आ जाएगा, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड के क्या एग्जाम्पल थे वो मैंने बताया आपको। जनरली आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज ये थे। फिर इसके बाद इधर लैक्टोज, माल्टोज एंड आपका इधर ये सब क्या था, ऑलिगो था। और पॉली में स्टार्च, गम, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ये था। तो ये फिर ऑन द बेसिस आप रिड्यूसिंग देखे, रिड्यूसिंग में जो रिड्यूस कर सकता है, टोलन, बेनिडिक्ट एंड फेलिंग आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड दोज डज नॉट गिव द टेस्ट आर नोन एज अ नॉन रिड्यूसिंग। उसमें क्या था, मोस्ट ऑफ द डाइसेक्राइड में जैसे सुक्रोज वगैरह ये नॉन रिड्यूसिंग है। इधर आपका ज़्यादा पूरे मोनोसेक्राइड लगभग, और कुछ आपके डाइसेक्राइड जैसे लैक्टोज एंड माल्टोज ये कैसे थे, आपके रिड्यूसिंग थे। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आंसर जाएगा सुक्रोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आप पूछ लिया कौन सा इसमें रिड्यूसिंग है तो उसमें सारे लिखे होंगे A B C देख लीजिएगा। अगर माल्टोज लैक्टोज दोनों दिया है, बोथ A B दिया है, तीनों लिखा तो
ठीक है, सुक्रोज चेक कर लेना ऑप्शन में, तो आपको उसी तरह एज ए क्वेश्चन की डिमांड पे आप कर देंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। भैया इसको तो इतना बना दिया पढ़ा दिया, क्लासिफिकेशन पढ़ा दी, क्या होते कार्बोहाइड्रेट, बनाते कैसे भाई, लेबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड सब अलग अलग होते हैं, लेकिन अब हम लोग जो एनसीईआरटी ने जितना लिख दिया वही पढ़ाएंगे ना। तो जैसे एनसीईआरटी में लिखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप सुक्रोज से बना लीजिए, ठीक है, सुक्रोज से बना लीजिए, या आप स्टार्च से बना लीजिए, सुक्रोज से बना लीजिए प्लस के, ठीक ठीक ठीक, एक सेकेंड इसको निकालो, सुक्रोज से बना लीजिए या स्टार्च से, कहाँ गया, आइए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसी भी केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ते हैं तो पहले उसको जब पढ़ने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, वो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज यही, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं H+ हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये क्या देता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दोनों देता है, क्या देता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अब क्या बेसिक डिफरेंस होता है, यानी इसका फार्मूला क्या होगा, C12H22O11, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये C6H12O6, मैंने बताया दोनों का फार्मूला सेम होता है, C6H12, कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं वो आगे पता चलेंगे। ये दोनों बन गया, ये GF, ये सब हमेशा याद रखिए, भूल जाए कौन GF में टूटेगा तो मेरे नाम से या CU से उठाइए, और GF लगा दीजिए, अल्फ़ा ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज में। देखिए इस बार नीट 2020 का क्वेश्चन यही था, हालांकि मैं अभी हाइड्रोलिसिस में पढ़ाऊंगा अच्छे से, ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अभी तो इसके जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में जो जैसे जैसे अल्फ़ा डी क्या है, बीटा डी क्या है, वो आपको आगे लेक्चर पहले एक्सप्लेन करेंगे फिर बताएंगे ना। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। आपके पास MTG का अनसॉल्व होगा, आप उठा के देखिए, तो हवा में बातें नहीं होती हैं, आप उसको देखिए तो, ठीक है, यही क्वेश्चन आया था कि सुक्रोज को स्प्लिट करते हैं तो क्या देता है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो जो हमारा सुक्रोज होता है ये कैसा, इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, प्लस होता है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसका रोटेशन कैसा होता है, प्लस में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और आपका जो ग्लूकोज है इसका भी प्लस में डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन इनका भाई साहब का माइनस में यानी लीवो रोटेटरी होता है, यानी ये डी है, ये भी डी है, देखिए स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं डेक्स्ट्रो लीवो को, और इसको एल है। तो जनरली क्या होता है, डी से जब पूरा बनता है, डी से कैसे चेंज होता है, डी और प्लस एल में, लेकिन अब आप कहेंगे दोनों प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो इन्वर्जन होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, -90 के आसपास होता है, और इसका 55 के आसपास माइनस में होता है, तो इसलिए इसके ज़्यादा होता है, इसलिए ओवरऑल कंपाउंड लीवो रोटेटरी हो जाता है। तो इसीलिए इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं, जैसे बहुत नाम सुना आपने, सुक्रोज इन्वर्जन, इन्वर्ट शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या होता है, तो यही समझने के लिए बताया था, इन्वर्जन, यही है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, बस खत्म हो गया इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब आइए स्टार्च से बना लेते हैं, ठीक है, चलें। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने एक बताया, आपको कैसे बताया, किस में बताया, आपको मैंने बताया कि भैया आप सुक्रोज लीजिए, ठीक है, सुक्रोज लीजिए, उसको H+ आयन के प्रेजेंस में, हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हाइड्रोलिसिस करवाइए, तो आपको ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इक्विमोलर मिलेंगे, यानी सिमिलर सेम मोल मिलेंगे, इक्विमोलर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या होती है ये बताइए। फिर स्टार्च से बनाएं, किसमें से, स्टार्च, स्टार्च, जैसे आप स्टार्च का फार्मूला भूल जाएं तो जैसे मैंने भी रहम-नोज बताया था, क्या बताया था, C6H12O5 बताया था ना, बस इसमें क्या करिएगा आप 12 की जगह 10 कर दीजिएगा। अगर आप भूल जा रहे हैं, देखिए दोनों को रिलेट कर पा रहे हैं आप, दोनों चीज़ें याद रहेंगी आपको, नहीं मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता C6H10O5, ये क्या है, ये आपका क्या है, स्टार्च है, स्टार्च। इसकी रिएक्शन H+ के प्रेजेंस में कराइए, हाइड्रोलिसिस करिए, स्प्लिटिंग हाइड्रोनियम आयन के साथ स्प्लिटिंग होगा, और ये आपको देगा स्टार्च, ग्लूकोज देगा, बिकॉज स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। देखिए अल्फा डी बीटा डी करके क्वेश्चन आने लगा है, जैसे अभी सुक्रोज का मैंने बताया था, सुक्रोज के एक बार और क्वेश्चन पूछा तो अल्फा डी फ्रुक्टोफाइरेनोज, फ्रुक्टोफाइरेनोफ्यूरेनोज
पायरॉन फ्यूरॉन क्या, तो आगे बताता हूँ। एक बार ये 2012 में क्वेश्चन पूछा, फिर 2020 रिसेंटली, अभी पिछली साल, अभी तो नीट 21 हुआ नहीं, इसके पहले वाला एग्जाम जो अभी हुआ है इसमें पूछ लिया कि सीधा सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस मिलता है तो क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, तो अल्फा बीटा करके क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या भरोसा कि इस बार ये आ जाए, तो अल्फा डी ग्लूकोज में टूट जाएगा ये, ठीक है। स्टार्च, बस स्टार्च, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। तो ये बच्चा क्या था, स्टार्च जब पॉलीसेक्राइड, अभी लिखाया था पॉलीसेक्राइड, ओलिगो मोनो ओलिगो और पॉली में इसका एग्जांपल लिखा था, तो पॉलीसेक्राइड जो है ये किस में टूट गया, मोनोसेक्राइड में टूट गया, यानी वी कैन से दैट दिस इज अ पॉलीमर, ये पॉलीमर है एंड इसका मोनोमर है ये। अरे यार आपको किसी भाषा में वो घुमाना चाहे, बस कॉन्सेप्ट आपके सही होने चाहिए। देखिए सब कुछ उसी में लिख दिए, ठीक ठीक ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, प्रॉपर्टी पर अब हम ये जैसे मेथड आप याद करिए जल्दी से। तो ग्लूकोज आल्सो सोज डेक्स्ट्रो रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है, D+L, ठीक है। आइए देखते हैं ग्लूकोज कैसा, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज देख, अब जिसे इनमें प्रॉपर्टी देखते हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, एनसीईआरटी ने 2 लिखा, उसके बाद सब प्रॉपर्टी में लिख दिया है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट करके हेडिंग पड़ी, उसमें लिख दिया सब। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज, हम लिखाते नहीं सिखाते हैं, ठीक है। आप बस इसको ऐसे रफली गूंजते रहिए, आप देखिए पूरा सीख जाएंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में ग्लूकोज आल्सो शो डेक्स्ट्रो रोटेशन। अब डेक्स्ट्रो रोटेशन का क्या मतलब होता है, D+, इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं D+ से, ठीक है। D+ रोटेशन मतलब वो उसका इक्विमोलर लाइट के प्रेजेंस में प्लस प्लस घुमाएगा, ठीक है। वो पूरा फिर मतलब आपका एक लेबोरेटरी वो हो जाएगा, तो इसलिए मतलब आप यही देखिए, बस इतना मतलब याद करना है आपको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो क्या होता है। जैसे इसका जनरल फार्मूला रिप्रेजेंट किया जाए, अगर इसका जनरल फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं इसका, जैसे अभी तो उसमें बताया था, इसमें इसको इससे भी लिख सकते हैं, C6H12O6 को कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। CHOH का होल 4, फिर CH2OH, ये हो गया, ठीक है। ये जनरल फार्मूला रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसी को हम फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला में भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, फिजर एक साइंटिस्ट हैं, फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला, फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है फिजर, देखिए अब ये रफ करना पड़ेगा क्या, नहीं मैं दिखाता हूँ आपको, इधर ही यहाँ ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे इसी को स्प्लिट करते हैं, आप CHO लिखिए, इसके सारे कार्बन 1 2 3 और इधर ये 4 कार्बन है, और ये CH2H एज इट इज़ लिख दीजिए। आप लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। CHO ये इसके साथ लिख दीजिए, ठीक है। अब इधर सेकंड कार्बन में OH, थर्ड में चेंज होगा H, फिर OH, फिर OH, ठीक है। फिर इसके अपोजिट लगाते जाइए H OH H H, बस ख़त्म। ये आपका फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला है, देख लीजिए। इसमें नंबर ऑफ कायरल कितने कार्बन है, एस्टेरियास मार्क करिए स्टार से, कायरल कार्बन 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन के अराउंड चारों ग्रुप डिफरेंट हो उसे कहते हैं कायरल कार्बन। और इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं ये पूछ सकता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इक्वल टू 4 है। लेकिन अभी आप देखिए जब साइक्लिक होता है तो उसमें 1 बढ़ जाता है, साइक्लिक में 5 हो जाते हैं। लेकिन अभी आपको नाम पूछेगा फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला में कितना होता है बच्चा, तो आप बताएंगे 4, इसमें 4 दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक है, 4 हो गए। ये क्या रहा, ये जनरल बातें नहीं। अब फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ऐसे जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये कैसा ग्रुप लगा है, कैसा है, एल्डिहाइडिक है, तो यानी एल्डोज है, और ये पूरा एल्डो 6 कार्बन का टोटल है ना। अरे देखिए एक यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कैसा हुआ, एल्डो एल्डिहाइडिक ग्रुप एल्डो
बताया था, सिखाया था अभी जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एल्डोहेक्सोज। बस खत्म, इसका दूसरा नाम एल्डोहेक्सोज। और नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं वो बता दिए, 4 कार्बन। अब रिएक्शन देखेंगे कुछ इसकी, स्पेशल रिएक्शन विथ HCN, फिर HI, रेड फास्फोरस, इन सब के साथ रिएक्शन आपको दिखाते हैं। तो ये रहा जनरली आप लोगों ने एक फ्रेम स्ट्रक्चर देख लिया। अब आइए अब इसी से आपको खिलाते हैं। आइए खेलते हैं केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल जो बायोलॉजी में पढ़ेंगे वो अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें रिलेट हो जाएंगी आपकी, कुछ क्वेश्चन निकल सकता है आपकी, जैसे एंजाइम से, अमीनो एसिड से, और आपका पूछ लिया विटामिन से, न्यूक्लिक एसिड से, प्लस कार्बोहाइड्रेट से ही कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, तो आपकी केमिस्ट्री और इसमें दोनों में निकल जाएंगे बच्चा। लेकिन ये कि अब आप स्पेशली ये डेडिकेटेड टू केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है। तो आइए देखिए, जैसे हम लोग रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज रिएक्शन विथ HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। कैसे रिएक्शन होता है, आइए ग्लूकोज लिखते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला मैंने बताया था CHO, फिर नीचे CHOH होल 4। इसको कंडेंस करके ऐसे लिखा था, फिर उसको निकाल के दिखाया था ना आपको कैसे पूरा रिप्रेजेंटेशन करना है। 4 वो दिखाया था कायरल कार्बन, फिर CHOH CH2OH, ठीक है। देखिए 6 कार्बन है, 1 4, ये 4 हुआ ना, 4 4 5 6 और C6H12 हुआ, ठीक है। देख लीजिए यहाँ 2 हैं तो 8 हो गया, 2 10 और 2 12, ठीक है। 8 1 9, 9 2 11 1 12, ये हो गया। तो ये हो गया ग्लूकोज का फार्मूला। अब HCN के साथ रिएक्शन कराना है, H प्लस CN माइनस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ठीक है। आइए देख, आप कह रहे हैं तो लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसका क्या रिएक्शन बनेगा, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखिए। इसको कैसे स्प्लिटिंग की जा सकती है, CHO को कैसे तोड़ा जा सकता है। जैसे इसको HC डबल बॉन्ड O, ये तोड़ सकते हूँ, अरे यार बोलो ना, तोड़ सकता हूँ। इसके बाद CH एज इट इज़ लिख दो इसको, CHOH का होल 4 प्लस CH2OH, ये पूरा लिखो, ऐसे हो गया ये। अरे यार बच्चे, ये तुम्हारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यानी कार्बोनिल ग्रुप है, इसको ऐसे लिख सकते हैं C प्लस O माइनस, ये है। अब बस यही रिएक्शन, यही दिखाना चाहते थे आपको, तो वहाँ करके दिखाया। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग करनी है आपको, देखिए C पे प्लस आएगा और O पे माइनस आएगा, यानी इस H को आप इधर लिख सकते हैं, यहीं लिखिए, यही रिएक्शन दिखानी है। C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव प्लस, और यहाँ पे H इसके साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये प्लस अपोजिट के साथ ही हमेशा होता है रिएक्शन, ठीक है, भूल मत जाना। किससे दिखाएं, काले से, ग्रीन से। ये H प्लस इस माइनस से आके मिलेगा, ठीक है, यहाँ माइनस से, और ये CN जो माइनस में है ये प्लस से आके मिलेगा, ठीक है। अब इसको चिपका दीजिए, आपका प्रोडक्ट तैयार है। बस केमिस्ट्री से कैसे खेलना वो देखिए। लोग कहते हैं हम खिलाते हैं, लेकिन खिला नहीं पाते, देखिए कैसे खिलाया जाता, ठीक है। ये हो गया C, ठीक है, कार्बन के साथ। यहाँ प्लस आपको क्या देना है, साइनाइड देना है, ठीक है। तो HC एक में साइनाइड और इधर OH, बस एज इट इज चिपका दीजिए। CHOH का होल 4 एंड दिस इज CH2OH, योर रिएक्शन इज कंप्लीटेड। बस खत्म, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया बच्चा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया। एक चीज़ और खेल हो गया इसमें, ग्लूकोज दिख रहे हैं तक, ग्लूकोज या केवल साइनोहाइड्रिन बोलिए, लेकिन ग्लूकोज की रिएक्शन ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन है। अरे दिस ग्रुप साइनोहाइड्रिन है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। एक चीज़ बढ़ गई, ये भी कायरल हो गया, और ये 4 थे ही, तो 4 एक ये टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इक्वल टू 5, यही केस हो जाएगा आपके साथ। और फिर कहेंगे आपने मास्टर साहब 4 ही लिखवाए हैं, साइक्लिंग में 5 बताया है, तो एक केस और है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन में भी कायरल कार्बन 5 होते हैं। नंबर ऑफ कायरल कार्बन इक्वल टू 5, दैट्स ऑल। आइए रिएक्शन विथ HCN हो गई, मैंने रेड फास्फोरस HI के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, ठीक है, चले। HCN हो गया, पूरा रफ करता हूँ, ठीक है। देख लिया आपने मैकेनिज्म भी, जैसे जितना मैकेनिज्म पॉसिबल है और जितना मतलब टाइमिंग है और आपको बिल्कुल समझ में आ जाए वो। साइनोहाइड्रिन में कितने
ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट में 5 क्या कायरल कार्बन। वैसे जनरली कितने, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कितने, 4, साइक्लिक में कितने, 5। तो 2 केस याद रखिए 5 के, एक साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर में भी दिखाऊंगा और एक इसमें। तो रिएक्शन विथ HCN है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। HCN तो दिखा चुके हैं, रेड फास्फोरस और HI के प्रेजेंस में करेंगे। क्या, रेड फास्फोरस एंड HI के प्रेजेंस में रिएक्शन विथ रेड फास्फोरस एंड HI। एक्चुअली रेड फास्फोरस एंड HI क्या है, दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करेगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है नेचर, रिएजेंट का नेचर पता करना, फिर आप मैकेनिज्म आप अपने हाथ से नचा सकते हैं तुरंत। आपको पता होना चाहिए रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, क्या किस क्या करेगा। ठीक है, कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा रिड्यूसिंग एजेंट। तभी देखते हैं यहाँ पे खिलाते हैं। तो ये देखिए आपका रिएक्शन विथ रेड फास्फोरस HI, जैसे कि फिर से आपको लिखना पड़ेगा, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपका प्रैक्टिस होगा। CHOH का होल 4 CH2OH। पहले देखिए सबको डर लगता है बायोलॉजी, मतलब जैसे है तो कौन स्ट्रक्चर बना इसे रट लिए, लेकिन क्या होता है कभी कभी दिक्कतें हो जाती है, ऐसे पूरे स्केलेटन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रिड्यूसिंग इसका क्या किए, रेड फास्फोरस HI के साथ रिएक्शन कराए, तो इसमें क्या बनता है, नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है। 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 सही है, नॉर्मल हेक्सेन बना। याद रखना सारे स्ट्रेट चेन बन। तो ये रिएक्शन दर्शाती, दिस शोज दैट ऑल द कार्बन ऑफ द ग्लूकोज आर इन स्ट्रेट चेन। ये रिएक्शन क्या शो करती है, जैसे पूछा क्वेश्चन में दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सजेस्ट दैट ऑल द 6 कार्बन आर इन स्ट्रेट लाइन इन ग्लूकोज। तो यही वाला रिएक्शन ढूंढेंगे। रेड फास्फोरस HI के साथ कहाँ दिया, नॉर्मल हेक्सेन बनाना, ये दे दिया, और HI रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में बताइए क्या बनता है, तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। अरे जिसको तसल्ली नहीं हो रही 6 कार्बन का है, वैसे ऐसे लिख लो भैया। ये लिख के आ गया तो कहोगे क्या लिख के आ गया। ठीक है, ये हो गया, ये नॉर्मल हेक्सेन है आपका। सब जैसे लिखना वैसे लिख लो यार, बस NCERT ने ये वाला लिखा है नॉर्मल हेक्सेन, मैंने अपने मन से ऐसे लिख दिया था, कोई बात नहीं। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करते हैं, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं लिखी है, हो सकता है पूछ ले, इसका नहीं बता रहा हूँ। इसके आगे रिएक्शन विथ, आप इसको देखिए जल्दी से। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH के साथ करेंगे, किसके साथ, अरे यार इसको काहे रब कर दी, इसको तो क्या, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ NH2OH, फिर से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से रिएक्शन विथ, ये हटा दो, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्शन विथ NH2OH। अब इसके साथ रिएक्शन दिखाएंगे, ये पूरी रिएक्शन NCERT की हैं, फिर बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल, आप NCERT खोल लीजिए, हाइड्रोक्सिल अमीन NH2 ग्रुप अमीन OH है। ठीक है, CH2OH CH2OH का होल 4 CHOH, ये क्या है आपका ग्लूकोज है, इसकी रिएक्शन NH2OH के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी आप मैकेनिज्म लगा सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म लगा सकते हैं, जैसे कैसे मैंने बताया, यही CHO को फिर खोल दीजिए, ये CHO को क्या करिए, H ये करिए, और ये डबल बॉन्ड लो खोल दिए, प्लस माइनस, यहाँ NH2OH में देखिए यहाँ दिखाना पड़ेगा इसको, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहीं पे खोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आपको मैकेनिज़्म पता होगी तो बनाने में बहुत आसानी होगी, प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब इसको क्या करना है, NH2OH है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा इसे, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन। देखिए क्या बनेगा, इसका ऑक्सीजन H2O, इसका प्लस में, ये माइनस में, यहाँ पे प्लस होगा, इसको क्या करिए, यहाँ से दूसरे पेन से पानी निकाल दीजिए, H2O, पानी बाहर, पानी स्प्लिटिंग हुई, अब क्या बचा, N और OH बचे, और इधर C बचा। अब आइए इसको लगा के देखते हैं क्या बनता है आपका। ये CH एज इट इज HC, ये हुआ। ठीक है, डबल बॉन्ड O, ये वाला। ठीक है, फिर NOH। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, ये तो वो निकाल दिया आपने, तो ये कहाँ से बचा, बोलते नहीं हो, ये कहाँ से बचेगा,
ठीक है, डबल बॉन्ड NOH। बस बाकी सबको ऐसे चिपकाइए, बाकी सबको ऐसे चिपकाइए। हो गया पहला वाला कार्बन CHOH का होल फॉर्म एंड दिस इज CH2OH। ये क्या है आपका, ये कंप्लीट पूरा ये है आपका ऑक्साइम यानी ग्लूकोजाइम। ऑक्साइम लिखिए, कहाँ गया, ये है आपकी ऑक्साइम। ऑक्साइम बना, बस ख़त्म हो गई। देख लीजिए एक रिएक्शन तुरंत, एक झलक देखिए, ऑक्साइम बना के आपको दिखा दिया मैंने। अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ दिखाना है। किसके साथ, ये देख लिए, समझ में आ गया। देखिए यहाँ से तोड़िए इसको CHO है, सी कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O प्लस माइनस ऑक्सीजन, यहाँ पे इस वाटर H2O निकाल दीजिए, यहाँ पे कार्बन बचा, ये चिपकाया, फिर NOH, इसका डबल बॉन्ड के साथ N जुड़ा, फिर OH, बस हाइड्रोक्सिल बन गया। बाकी पूरा वैसे लिख देना है। बस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आपको रिएक्शन करवानी है। अब रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड ACOAC, ACOAC यही बनेगा, ACOAC। क्या, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। ये NCERT का दिया हुआ रिएक्शन है भैया, कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ जो रेड से वो बदलता जा रहा है ना। रिएक्शन विथ, हम लोग पढ़ ही रहे ना पूरे ग्लूकोज का प्रॉपर्टीज में। रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। कहाँ गया, CHOH का होल फॉर्म CH2OH, इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड या ACO प्लस AC, O माइनस AC प्लस, ठीक है। ये इसके प्रेजेंस में कराइए तो क्या बनेगा, ठीक ठीक देखिए इसको OAC जोड़ दीजिए इसमें ऑक्सीजन के साथ CHO, फिर CHOAC, फिर यहाँ भी CH2OH, ये पूरा ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे CH2OAC, ठीक। ये हो गया आपका, क्या बना, CHO ऊपर रहेगा एज इट इज, CHO एकदम ऐसे, OAC यहाँ पे हटाइए H को, और बन गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन हो गई, ठीक है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना, क्या, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट। और आपको नहीं मज़ा आ रही हो तो मैं दूसरी तरीके से भी बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है। ठीक 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 है। इसकी जगह OCO, फिर से देख लीजिए आप, इधर नहीं मज़ा आ रहा है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। देखिए वही वाली रिएक्शन लिख रहे हैं फिर से, एसिटिक एनहाइड्राइड में CH, ये है OC डबल बॉन्ड O CH3, एनहाइड्राइड ग्रुप जोड़िए फिर से, फिर वहाँ पे CH है, CH2 है, OC डबल बॉन्ड O CH3, ये देख लीजिए। ये वाली आपको समझ में आ जाए शायद, ऐसे लिखा हुआ है NCERT में। ये भी एसिटिक, वही है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है। जैसे आपको समझ में आए, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है, बस एसीटेट है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, वैसे हो जाएगा। चले, रिएक्शन विथ कॉन्ग HNO3 के साथ कराना है। रिएक्शन HNO3 के साथ कराएंगे सैक्रिक एसिड, ठीक है। सैक्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो सब देख लेंगे। पहले माइल्ड ब्रोमीन वाटर के साथ कराइए, ब्रोमीन वाटर के साथ करा लीजिए, ग्लूकोनिक एसिड ले लीजिए, फिर कॉन्ग HNO3 के साथ करा के सैक्रिक एसिड प्राप्त कर लीजिए। यानी ग्लूकोनिक एसिड को भी अगर मैं HNO3 कंसनट्रेटेड से करा दूंगा तो सैक्रिक एसिड बन जाएगी, और या तो ग्लूकोज को डायरेक्ट HNO3 से करा के सैक्रिक एसिड प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब दोनों में हो सकता है। ये बात याद रखिएगा आप। अभी फिर से समझाता हूँ, आप डोंट माइंड, परेशान मत होइए। ये रिएक्शन देखें, अब आगे आइए। अच्छा, रिएक्शन विथ तो लिखा ही रहेगा, इसी में नचा रहे हैं ना। रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विथ यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड हटाओ, ये रिएक्शन हो चुकी है, ब्रोमीन वाटर।
ब्रोमीन वाटर क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब रिएक्शन आइए देखते हैं। ये ग्लूकोज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराइए, क्या बनेगी? साइक्रिक एसिड। जैसे ये है, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड को क्या एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, बस खेला ख़त्म। CHO की जगह आप COOH कर देंगे, फिर बाकी सब वही रहेगा, CHOH। आपको लगेगा कि हम कहे नहीं पढ़े थे इतने दिन, अभी तक तो ये तो बहुत आसान है। बस देखिए थोड़ा थोड़ा खेल हो रहा है बस। एक COH है इसकी जगह वो COH है, तो इसे ग्लूकोनिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लूकोनिक एसिड कहेंगे। आप पेन ब्लू वाला कहाँ? इसे ग्लूकोनिक एसिड कहेंगे, ये पूरा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड कहेंगे, ठीक है। ये ब्रोमीन वाटर के साथ कराने पे ग्लूकोनिक एसिड बना। लेकिन बच्चा एक चीज़ और देखिए, रिएक्शन हटानी पड़ेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, हटाते हैं। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड आपने बना लिया। अब ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन आप कौन के HNO3 कराइए, साइक्रिक एसिड बन जाएगा, या इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए डायरेक्ट कंसनट्रेटेड HNO3 से, तो साइक्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। यही रिएक्शन देखिए, ब्रोमीन वाटर हटा रहा हूँ, ब्रोमीन वाटर हटा रहा हूँ, कौन के HNO3 लीजिए, कंसनट्रेटेड HNO3, इसकी रिएक्शन लीजिए। ये है कंसनट्रेटेड HNO3 डाला, क्या बनाएगा? सैक्रिक एसिड। ये और ये दोनों COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ चेंज आया इसकी जगह, तो ये क्या हो गई? ये आपकी सैक्रिक एसिड बन गई। कैसी बन गई? कौन सी एसिड? सैक्रिक एसिड। तो क्या सर हम सैक्रिक एसिड ग्लूकोज के साथ जब कॉम के HNO3 डालेंगे तभी सैक्रिक? नहीं, आप ग्लूकोनिक के साथ भी, अगर यहाँ ग्लूकोज की जगह ग्लूकोनिक भी होता तब भी कॉम, जैसे यहाँ पे ग्लूकोनिक के लिए क्या बनाना है? COH बनाना, बाकी सब एज इट इज रहेगा। जैसे ये ग्रुप होता ग्लूकोनिक और इसको डालते तो भी ये रिएक्शन हो जाती और सीधा यही सैक्रिक एसिड प्राप्त होती। तो वी कैन से दैट इन बोथ ग्लूकोनिक एसिड एंड ग्लूकोज रिएक्शन विथ कौन के HNO3 गिव सैक्रिक एसिड। बस खत्म, लिख लीजिए अपनी भाषा में जैसा भी आपको अच्छा लगे। ख़त्म हो गया यहाँ। अब एक ओसाजोन फॉर्मेशन दिखाते हैं आपको, ठीक है। ओसाजोन फॉर्मेशन, रिएजेंट फेनिल हाइड्राजीन, 3 मोल फेनिल हाइड्राजीन लेना है। ओसाजोन फॉर्मेशन, बस प्रॉपर्टीज़ में ये हो गई, रिएक्शन सारी दिखा दिया, रिएक्शन एक बाकी है, ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन क्या होता है? इसमें क्या लेना है? फेनिल हाइड्राजीन लेना है। कितने मोल लेना है? 3 मोल लेना है। 3 स्टेप में रिएक्शन होगी, पूरा मैकेनिज्म बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या करना है, जो एकदम काम का है वही, क्योंकि 1 शॉट टाइप चल रहे हैं, फिर भी बहुत आराम से चल रहा हूँ, एक एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश है मेरी, ठीक है। ओसाजोन फॉर्मेशन बहुत आता है, आ चुका है क्वेश्चन, तो कैसे छोड़ सकते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है, या ग्लूकोसाजोन ही इसमें बनाएंगे। ओसाजोन नाम कैसे पड़ा देखिए, ओसाजोन कैसे बनता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज की रिएक्शन 3 मोल, कितना? 3 मोल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन, PH NH NH2, ये क्या है? फेनिल हाइड्राजीन है। इसकी रिएक्शन आप अगर करा देते हैं ग्लूकोज के साथ तो क्या बना लेता है? ओसाजोन बनाता है, ग्लूकोसाजोन बना लेता है। 3 मोल अलग अलग स्टेप पे होती है, जैसे ग्लूकोज में मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग होती है। जैसे CHO है पूरा, ये CHOH होल 4, CH2H है, इसका CH पहले ये स्प्लिट होगा, यहाँ H आया, इसको आप क्या करिए डबल बॉन्ड में तब्दील करिए, ठीक है। और इसका फेनिल हाइड्राजीन कैसे? इसका फेनिल लास्ट में चला जाएगा, पहले इधर आ जाएगा आपका H2N, ये वाला NH2 ग्रुप इधर H2N, फिर NH, फिर PH। अरे बच्चा वही चीज़ तो लिखा है PH, फेनिल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या करेगा देखिए, ये NH H2N NH PH है, पूरा रिएक्शन है। अब ये पानी लेके निकल जाएगा, H2O लेके निकल जाएगा बाहर,
फिर ये चीज़ ऐसे जुड़ेगी आगे, फिर दूसरे मोल डालेंगे, फिर ऐसे बनेगा, फिर डालेंगे, लास्ट में क्या होगा, ओसाजोन का फॉर्मेशन होगा। वो डायरेक्ट लिख लेते हैं आप, ओसाजोन फॉर्मेशन बस। तो इसके रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, ओसाजोन। ओसाजोन कितने मोल चाहिए हमें, 3 मोल चाहिए। कितने मोल चाहिए, 3 मोल। क्या चाहिए, फेनिल हाइड्रोजन चाहिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। मैंने मैकेनिज्म समझा दिया। अब 3 मोल में पहले 1 मोल 1 मोल 1 मोल 3 स्टेप में कराइए, तब जाके ओसाजोन मिलेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं पूछेगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, हावर्थ फार्मूला आपको पढ़ाते हैं, हावर्थ फार्मूला। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जनरल इंट्रो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज ए कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद बताया एल्डिहाइड आर कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन CxH2O होल वाई के साथ करते हैं, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि भैया एसिटिक एसिड इस फार्मूले में फिट हो रही है, C2H2O होल 2 में CH3COH फिट हो रही, लेकिन ये एसिडिक, ये ऑर्गेनिक एसिड है ना कि कार्बोहाइड्रेट है। और रहमनोज C6H12O5 जो कि रहमनोज कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसमें फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि C = Y = X, मतलब X = Y = 5 अलग आएगा। यहाँ X 6 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। ये बताया, फिर प्रॉपर्टीज़ बताई, मतलब पहले ये बताया, फिर उसके बाद ये बताया कि ये म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। अभी ये पूरा दिखाते हैं। और इसके बाद फिर हमने बताया कि क्लासिफिकेशन इनको 3 भागों में किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने बताया था बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप किसी चीज़ को बांट रहे हैं तो किस बेस पे बांट रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस 3 प्रकार के थे, मोनो, ओलिगो, पॉली। जो हाइड्रोलिसिस करने पर एक भी नहीं दे सकते, मोनो हैं, 2 से 10 यूनिट दे रहे हैं, ओलिगो हैं 10 से ज़्यादा दे रहे हैं, पॉली हैं। क्या एग्जाम्पल थे वो बताए। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन या ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग बताया। उसमें 2 प्रकार की थी, जो फेलिंग, टोलेंट और बेनिडिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं वो रिड्यूसिंग है, जो नहीं कर सकते वो नॉन रिड्यूसिंग है। उसके बाद आपके नंबर ऑफ कार्बन में मैं मतलब हेक्सोस, ट्राइओस, पेंटोस, ट्राई। अब एल्डोज लगा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है, तो एल्डो हेक्सोस, जैसे 6 कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन 6 पकड़िए, एल्डो हेक्सोस। और उधर अगर आपका कीटोनिक तो एल्डो कीटोनिक, कीटोज हो जाएगा। ओज वर्ड लगता है सफिक्स में आपके लिए कार्बोहाइड्रेट। बस ये खत्म किया। फिर उसके बाद आपको जनरल मेथड पता है, कैसे आप मेथड आप प्रिपरेशन करेंगे। स्टार्च से कर लीजिए, सुक्रोज से कर लीजिए, H+ आयन के प्रेजेंस में हाइड्रोनियम आयन के साथ स्प्लिट करेंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलेगा, इधर पूरा ग्लूकोज ऑब्टेन होगा। फिर उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, रिएक्शन HCN के साथ कराया तो साइनोहाइड्रिन मिला। फिर उसके बाद HNO3 कौन के HNO3 के साथ कराया तो क्या मिला, ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो साइक्रिक ग्लूकोनिक एसिड मिली। और कौन के HNO3 के साथ कराया तो साइक्रिक एसिड मिली। यानी ग्लूकोनिक एसिड को HNO3 से कराओगे तो भी साइक्रिक एसिड मिलेगी, ग्लूकोज को करा दो तब भी मिल जाएगी। इन्हें दोनों के रिएक्शन से साइक्रिक एसिड प्राप्त हो सकता है। बाकी और जो बीच की रिएक्शन है, रेड फास्फोरस से चाहिए और वगैरह सब किया, पूरा लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कंप्लीट हो गया था स्टार्टिंग में, अब हावर्थ फार्मूला देखेंगे। हाँ, ओसाजोन फॉर्मेशन ये लिखाया था, ग्लूकोज 3 मोल NH2 फेनिल हाइड्रोजन PHNH NH2 कितना लगेगा, 3 मोल लगेगा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, 3 बार रिएक्शन 1 मोल 1 मोल 1 मोल करके करना है, और कैसे स्प्लिटिंग करना है वो बता दिया था पूरा। इंटरमीडिएट नहीं पूछा जाएगा। ओसाजोन फॉर्मेशन क्वेश्चन आ चुका है, कितने मोल लगते हैं फेनिल हाइड्रोजन, क्या लगता है रिएजेंट क्या है फेनिल हाइड्रोजन, कितने मोल लगते हैं, 3 मोल। बस ऐसे क्वेश्चन बन सकता है बस, या सीधा लिख के पूछ देगा ग्लूकोज के साथ फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन क्या बनेगा, ओसाजोन बनेगा। यार इतनी बार घुमा के बता रहा हूँ, मतलब किसी भी प्रकार पूछे वो क्वेश्चन आपको फंसना ही फंसना है। ठीक है, अब आइए हावर्थ फार्मूला पढ़ते हैं। देखिए, जैसे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला था तो वो भी साइंटिस्ट थे, फिशर साहब साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे पढ़ा। जैसे हावर्थ साहब एक्सप्लेन किए तो इनके नाम पे पढ़ा हावर्थ फार्मूला। ठीक है, क्या होता है हावर्थ फार्मूला, पहले ग्लूकोज के लिए देखेंगे फिर फ्रुक्टोज के लिए देखेंगे। जैसे ग्लूकोज के लिए अगर मैं देखता हूँ तो ग्लूकोज का जो रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा होगा, ग्लूकोज ऐसे भी लिखा रहता है, जैसे ग्लूकोज है ये, तो ग्लूकोज लिखा रहता है अल्फा डी, ठीक है, प्लस म्यूटा रोटेशन में डी डेक्स्ट्रो रोटेटर इसलिए प्लस, और डी पूरी फैमिली होती है, अभी बताता हूँ डी फैमिली क्या, अल्फा डी प्लस इधर लिखा रहेगा ग्लूको पाइरेनोज, पाइरेनोज यानी अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज ये लिखा रहता है जनरली। तो क्या है, कैसे नाम पड़ा, ग्लूकोज के लिए, पाइरेनोज जैसे अभी फ्रुक्टोज के लिए भी दिखाएंगे आपको, अल्फा डी प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस माइनस यानी कैसे दिखाएंगे, अभी अल्फा डी फिर इधर बीटा डी,
दोनों पढ़ाएंगे। तो पहले अल्फा डी देखिए ना, पायरॉन नाम क्यों पड़ा, पायरेनोस क्यों नाम पड़ा, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे क्या कहते हैं, पायरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरॉन। देखिए ये पायरॉन है, ये क्या है, पायरॉन है। दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड पायरॉन विच कंटेन टोटल नंबर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें कि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो वी कैन से दैट साइक्लिक कंपाउंड इन विच 5 कार्बन एटम विथ 1 ऑक्सीजन एटम, ये कहते हैं आपके पायरॉन। ये पूरा क्या है, पायरॉन है। अब इसी की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसलिए पायरेनोज नाम पड़ा। अब कैसे बनता है देखिए, ये दिखाते हैं आपको, दिख रहा होगा वहां तक, दिख रहा है, ये देखिए ये पायरॉन के जैसे। अब इसको ऐसे करके उल्टा कर, इसको ऐसे उल्टा कर दीजिए ना, दिखा देंगे यहाँ पे सारे बॉन्ड। तो जैसे ये क्या है, 2D स्ट्रक्चर है, हावर्थ फार्मूला 2D स्ट्रक्चर में है। तो एक एबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन सब बनाएंगे। जैसे ये, सॉरी थोड़ा सा गलत लाइन पड़ गई, ठीक है, पूरा ही रफ करते हैं ना। जब मज़ा ना आए जिस काम को करने में, करना नहीं चाहिए, चाहे वो सही काम हो चाहे बुरा काम हो, सब में मज़ा लेके करना चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए तब, ठीक है। एक ये बनेगा, ब्लैक अपोजिट से करते हैं ना यार, कलर से, तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, समझ में आएगा आपको, कोई नहीं, ठीक है। ये ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे ग्लूकोपाइरेनोस, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक जनरल बात है यहाँ पे, जैसे हमने अभी तक क्या दिया, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ा, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, वहाँ लेफ्ट राइट की कहानी चलती थी ना, ऐसे कार्बन पे लेफ्ट राइट। तो जो यहाँ पे लेफ्ट होगा, जो चीज़ फिशर फार्मूला में लेफ्ट होगा, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अप पोजीशन में, लू। और जो यहाँ पे लेफ्ट नहीं राइट होगा, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो राइट होगा वो हावर्थ फार्मूला में कैसा होगा, डी होगा, डाउन। तो अप एंड डाउन इसको यूज़ करना, देखिए यही, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ 2D स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, एक एबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। तो वही जो लेफ्ट में होगा उसे अपर में करेंगे, जो राइट में होगा उसे डाउन में करेंगे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, HOH, ठीक है। फिर ये कैसा है, यहाँ पे CH2H, CH2H और यहाँ H। अब ये HOH कैसे पड़ा, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी और इसको बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, HOH। अब ये हो गया आपका, फिर यहाँ HOH। अब थर्ड पोजीशन में वहाँ चेंज था, थर्ड पोजीशन, अरे यार यहाँ पे CHO था, उसके बाद मैंने ये बनाया था पूरा 4, यहाँ पे CHO था, फिर उसके बाद ये आपका OH था, फिर यानी 1 कार्बन 2 कार्बन, ये तो थर्ड कार्बन में चेंज था ना, यहाँ पे H था, OH था, ये OH था, फिर बाकी सब OH और यहाँ पे CH2OH था, ये था। तो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे चेंज दिख रहा है ना, तो यही, अब ये OH की जगह यहाँ पे ऊपर OH और नीचे H होगा, बस। अब आप इसको सेट कर दिए, CH2H हो गया, इधर OHH और इधर सिमिलर HOH, बस ख़त्म। यही फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, इसी को कहते हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं अल्फ़ा। दिस इज अल्फ़ा पोजीशन, अल्फ़ा डी, पूरा डी फैमिली क्या है, ये डी फैमिली है पूरी, जो ये है, ये इसी को कहते हैं डी फैमिली, मतलब OH और H विथ CH2H H के साथ, ये डी फैमिली। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा अल्फ़ा डी प्लस, ठीक है, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। पायरॉन वर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड पायरॉन से लिया गया, ग्लूकोज के लिए तो ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है अल्फ़ा वाले का, बीटा वाले का आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। अगर मैं यहाँ करता हूँ बीटा डी को, बीटा डी दिख रहा है नीचे तक, ये चीज़ तो दिखेगी ना, बीटा डी को कैसे करना है आपको, जो आपका फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट ये वाली चेंज करके OH कर दीजिए, बस बीटा डी हो जाएगा आपका। देखिए फिर से दिखाते इधर, जैसे आपको क्या करते हैं, कुछ लोग रटते रहते हैं बीटा डी, अरे कुछ नहीं यार, पहला वाला चेंज कर दो बस, ख़त्म हो गया। अब बीटा डी दिखाते हैं आपको, ये है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको केवल फर्स्ट पोजीशन पे चेंजमेंट लाना है आपको। कहाँ गया रेड, फर्स्ट पोजीशन यानी यहाँ पे,
बस यहाँ पे क्या था, H ऊपर है, यहाँ OH है, तो यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ H, इसीलिए इसे C1 एनोमर कहते हैं, डाइस्टीरियोमर कहते हैं। देखिए देखिए सब पहले कार्बन पर चेंज दिखा दिया, ये बीटा डी हो गया, ख़त्म आपका। बाकी सब ऐसे चिपका दीजिए, H OH, ये OH H, ये H OH, तो दिस इज़ योर अल्फ़ा डी एंड दिस इज़ योर बीटा डी, बस ख़त्म हो गया। देखिए कैसे हावर्थ फार्मूला ख़त्म किया एकदम एक जनरल पॉइंट में, अल्फ़ा डी और बीटा डी के नाम से। अब कुछ नोट्स हैं जो स्पेशल इसके बारे में है, वो लिखाता हूँ, ठीक है। कुछ नोट्स हैं इसके बारे में। अल्फ़ा एंड बीटा आइसोमर आर एनोमर्स, क्या कहलाते हैं, एनोमर्स कहलाते हैं। हावर्थ फार्मूला के बारे में जो ये चीज़ लिखी आपने, अल्फ़ा डी बीटा डी क्या होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज, अभी फ्रुक्टोज पढ़ोगे तो उसमें अल्फ़ा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज पढ़ोगे, फ्यूरॉन आएगा वहाँ पे, यहाँ पायरॉन आया था। तो इसी तरह क्या होते हैं ये देखते रहते हैं। पहले अब आप छोटी सी एक नोट्स मेरी यहाँ पे आप लिखेंगे हावर्थ फार्मूला में इसके अल्फ़ा डी और बीटा डी के लिए। अभी ये चीज़ तो दिखाई रही, अभी आप लिखिए नोट्स में, नोट्स में एक चीज़ लिखना है साहब, इसमें लिखिए आपकी जो अल्फ़ा डी एंड बीटा डी हैं, अल्फ़ा डी माइनस एंड बीटा डी प्लस है ना, अल्फ़ा डी एंड बीटा डी आर आइसोमर है ना दोनों, तो आइसोमर आर कैसे हैं, आर एनोमर्स, एनोमर्स हैं, बस एनोमर्स हैं। अब एनोमर्स आर आल्सो नोन एज, एनोमर्स आर आल्सो नोन एज डायस्टीरियोमर। क्या, एनोमर को डायस्टीरियोमर कहते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों अगर ऑप्शन में हो डायस्टीरियोमर तो हम लोग एनोमर को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। कैसे, सन 2000 में आप AIPMT होता था उसमें आपके पास होगा, देखिए AIPMT में एक जगह पूछा था अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज के बारे में, तो उसमें लिख दिया था सन 2000 पेपर में, तो उसमें आपका एनोमर भी थे और डायस्टीरियोमर भी थे, अल्फ़ा बीटा क्या हैं, तो दे आर एनोमर्स और डायस्टीरियोमर भी, तो प्रायोरिटी एनोमर को दिया गया क्योंकि ऑप्शन में दोनों हैं, एक ही रहेगा जनरली, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, क्या कहते हैं म्यूटा रोटेशन, तो ये जैसे आपने लिख लिया वैसे मैं इसको रफ करता हूँ, नोट्स में ही लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट का, नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ही होते हैं, अब अलग से क्या हेडिंग डालना, जैसे नोट्स में ही ये पॉइंट लिखा, फिर उसी तरह ये लिखिए, आप लिखिए कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है, व्हाट इज़ म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन देखिए प्रैक्टिकल सोच करना वो अलग बात है, प्रैक्टिकली दिखाना अलग बात है, लेकिन बस ये आप क्या है म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन इक्विमोलर अमाउंट ऑफ अल्फा डी एंड बीटा डी इज नोन एज क्या, इक्विमोलर, इक्विमोलर ऑफ अल्फा डी एंड बीटा डी ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ए म्यूटा रोटेशन। इक्विमोलर दोनों के मिलते हैं, यानी इनका कन्वर्जन हो जाता है इक्विमोलर। देखिए जैसे कन्वर्जन कैसा होता है, अल्फा, इसी कन्वर्जन को कहते हैं कन्वर्जन ऑफ इक्विमोलर। जैसे अल्फ़ा का बीटा में कन्वर्जन हो जाना, अल्फ़ा बीटा में, और बीटा का अल्फ़ा में, बात को नहीं समझे, अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट हो रहा है, बीटा जो है वो आपके अल्फ़ा में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस इज अ इक्विमोलर। क्या है, इक्विमोलर। इनका कन्वर्जन ही म्यूटा रोटेशन कहलाता है, ठीक है, इनका कन्वर्जन ही इक्विमोलर ऑफ अल्फा बीटा डी कन्वर्जन इन हो जाए या नोन एज म्यूटा रोटेशन। बस हो गया। अब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में नंबर ऑफ कायरल कार्बन मैंने बताया था, ग्लूकोज के अंदर 4 होते हैं और साइक्लिक में कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखिए यहाँ पे एक बढ़ गया तो इसलिए 5 हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर आइए ये लिख लिया, तो दूसरा पॉइंट लिखिए नंबर ऑफ कायरल कार्बन के बारे में। नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन किसमें, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इक्वल टू 4 एंड साइक्लिक में इक्वल टू 5, और किस में था, एक और बताया था 5 हो जाते हैं साइनोहाइड्रिन में,
साइनोहाइड्रिन में भी 5 होते हैं और 4 इसमें 4 ओपन। बस ख़त्म हो गया बच्चा ये हावर्थ फार्मूला। अब हम लोग ग्लूकोज के लिए ख़त्म कर लिए हैं। अब हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? फ्रुक्टोज के लिए। यानी आप हेडिंग डालिए हावर्थ फार्मूला ऑफ फ्रुक्टो अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। यहाँ पायरॉन था, वहाँ फ्यूरॉन था, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 5 मेंबर का रिंग है जिसमें 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तब यहाँ पे देखिए 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तब टोटल 6 मेंबर रिंग, वहाँ 5 मेंबर। इसे पायरॉन कहा, उसे फ्यूरॉन कहा। बस पूछे नंबर ऑफ कायरल कार्बन, फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला देखिए। और साइक्लिक की स्पेशली बात करते हैं 5, साइनोहाइड्रिन तब 5। ये बस आइए इसको रफ कर रहे हैं सब, ठीक है। तो फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला दिखाया पहले, फिर उसके बाद आपको दिखाया हावर्थ फार्मूला। हावर्थ एंड फिजर बोथ वर साइंटिस्ट विच गिव देयर सेपरेट फार्मूलाज फॉर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ये रहा बातें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, नहीं तो जनरल फार्मूला जैसे जब लिखते हैं C6H12O6 तो सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो ये रहा आपकी जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके पॉइंट्स में। अब हावर्थ फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज, जैसे ग्लूकोज का लिखे उसी तरह लिखिए हावर्थ फार्मूला ऑफ किसका? ग्लूकोज का लिखा तो अब फ्रुक्टोज का पढ़ेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जैसे ग्लूकोज को बताया था कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरेनोज, जैसे मैंने बताया था अभी कि एक बार 2012 में सुक्रोज का स्प्लिटिंग पूछा तो उसमें यही दिखाया था कि सुक्रोज स्प्लिट इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। लेकिन उसके ऑप्शन कैसे थे सुनिए, उसके ऑप्शन थे अल्फा बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, एक ऑप्शन में था प्लस, मतलब एक ही ऑप्शन में प्लस अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। तो ये आंसर लगाना। तो नीट 2020 में भी यही फ्रुक्टोफ्यूरेनोज और ग्लूकोपाइरेनोज करके सुक्रोज की स्प्लिटिंग पूछ लिया। अभी स्प्लिटिंग अलग से पढ़ाऊंगा हाइड्रोलिसिस में, हाइड्रोलिसिस पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुई। आइए देखते हैं तो इसका नाम क्यों पड़ा। इसका नाम पड़ा फ्यूरॉन। देख रहे हैं जैसे वहाँ पायरॉन था वैसे यहाँ फ्यूरॉन है। फ्यूरॉन क्या था? 5 मेंबर्ड रिंग थी। कैसे 5 मेंबर्ड रिंग? ये 5 मेंबर 1 2 3 4 एंड दिस ऑक्सीजन 5, 4 कार्बन विथ 1 ऑक्सीजन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड इन साइक्लिक मैनर इज नोन एज अ फ्यूरॉन। ये फ्यूरॉन है, जैसे वहाँ पायरॉन था तो ये फ्यूरॉन है। इसी के रिप्रेजेंटेशन से मैच करता हुआ हावर्थ साहब ने फार्मूला बनाया, जिससे क्या कहा, इसी को कहने लगी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। अभी दिखाता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। इसे वहाँ से वही इसे उठाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखिए साहब। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे इसे एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, बस यहाँ भी एबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, एबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, बस बना दीजिए। इधर भी CH2OH 6 मेंबर बनाने ना, और इधर OH था, इधर सिंपल H रहेगा। अब देखिए खेल होगा, ये 1 कार्बन, दिस इज 2 कार्बन, दिस इज 3rd कार्बन, यहाँ 3rd कार्बन आ रहा है। तो इस बार 3rd कार्बन में आपको चेंज करना है, ठीक है। 3rd कार्बन में चेंज करना है, ऊपर OH और नीचे H, फिर सिमिलरली H एंड OH। ये कैसा है? अल्फा वाला पोजीशन का, कैसा है? अल्फा है। कैसा है? अल्फा। क्या है? दिस इज़ योर अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। अब मैं क्या करता हूँ, बीटा डी वाला बनाता हूँ, बीटा डी। इधर आप देखिए बीटा डी, स्पेस उधर नीचे नहीं दिख पाएगा तो बीटा डी वाला यहीं देख लेते हैं। बीटा डी में जैसे उसमें बताया था कि आपको उसमें सिंपली फर्स्ट वाले में चेंज कर देना है, उसी तरह इसमें भी आपको फर्स्ट वाले में चेंज कर देना है। उसको OH ऊपर और नीचे पलटी मार दीजिए। तो जैसे ये एक बनाया,
ये। अब आपको ब्लैक से इसको बना के ब्लू से ही दिखाते हैं, सिमिलर लगे। दिस एबव बिलो एबव बिलो एबव बिलो, ठीक है, प्लेन के एबव। तो ये क्या है, जैसे ये कार्बन पे यहाँ पे चेंज होगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे ये था ग्रीन से, और वहाँ पे फर्स्ट, ये फर्स्ट कार्बन है ना, इसी पे चेंज दिखाएंगे। और वहाँ पे देखिए इसी को पलटी कर दीजिए, इसको OH CH2OH, बस बाकी सब एच चिपका दीजिए। OH H H OH CH2OH CH2OH और इधर H, बस ख़त्म हो गया आपका। देखिए वो बीटा डी वाला है, ये बीटा डी वाला है, इसमें पोजीशन में चेंज देखिए कहाँ रहा है, यहाँ पे वो C1 एनोमर था, दैट वाज C1 एनोमर, लिखा नहीं था क्या मैंने, C1 एनोमर लिख लीजिए आप लोग, दैट वाज C1 एनोमर, हाँ सही है। अल्फ़ा डी बीटा डी जो था ग्लूकोज का, ग्लूकोज वाले में लिख लीजिए वो C1 एनोमर्स था, जहाँ एनोमर लिखा है, और ये C2 एनोमर से, यानी सेकंड कार्बन पे चेंज हो रहा है, ये सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, इसी पे पलटी मार रहा है, ठीक है। तो सेकंड ये C2 एनोमर्स है। अल्फ़ा डी एंड बीटा डी, जैसे ये रफ करते हैं, रफ कर दें, अल्फ़ा डी एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज आर आल्सो एनोमर्स बट दीज आर C2 एनोमर्स, ठीक है, C2 एनोमर्स हैं। कैसे हैं, दीज आर C2 एनोमर्स, ठीक है। ये भी म्यूटा रोटेशन शो करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लिखिए, ये भी म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। म्यूटा रोटेशन क्या था, म्यूटा रोटेशन क्या था, अल्फ़ा का बीटा में कन्वर्जन, बीटा का अल्फ़ा में कन्वर्जन, क्या कहलाता है, म्यूटा रोटेशन कहलाता है, ठीक है। ये कैसे हैं, दीज आर अल्फ़ा डी फॉर्म एंड बीटा डी फॉर्म एनोमर हैं, लेकिन कौन से एनोमर हैं, C2 एनोमर है, C1 C2 पूछे, C2 एनोमर, एनोमर आल्सो नोन एज डायस्टीरियोमर, बट एक ऑप्शन चुनना हो, दोनों ऑप्शन में हो तो एनोमर चुनेंगे, बस खत्म हो गया। देख लीजिए इधर ये इसका और इसका हावर्थ फार्मूला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के लिए दिया गया, बस। अब एक चीज़ जो रह गई है, जैसे मैंने ग्लूकोज में लिखवाया था टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो वो भी आप लोग लिख दीजिए, जैसे यहीं पे हावर्थ फार्मूला फ्रुक्टोज हटाते हैं, फ्रुक्टोज में ही चल रहा था आप लोगों का, तो उसमें आप लोग जैसे लिखे थे, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको टॉप पे लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, किसमें कितने कायरल कार्बन होंगी, एज इट डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला, इसमें कितने होंगे, साइक्लिक में कितने होंगे, फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला में 4 होंगे और इसमें 3 होंगे, बस ख़त्म हो गया, इसमें और कोई वो नहीं है। फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला में, सॉरी, फिजर प्रोजेक्शन फार्मूला में बताया था, उसमें 3 4 थे और उसमें 5 थे, तो इसमें 3 और इधर ये 4 हो जाएगा। साइक्लिक में एक बढ़ जाता है ना, जल्दबाजी में हो गया, बस। चाय ध्यान पे है, ध्यान चाय पे है तो कहाँ से हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए हाइड्रोलिसिस पढ़ाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, क्या है, इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हाइड्रोलिसिस से मतलब आप बायो में भी सॉल्व कर सकते हैं और इसमें तो कर ही सकते हैं। कैसे, हाइड्रोलिसिस, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, स्प्लिटिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोज मतलब वाटर, लिसिस माने स्प्लिटिंग, जब किसी चीज़ को वाटर की प्रेजेंस में हम तोड़ते हैं तो उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक, ये जैसे सुक्रोज है, लैक्टोज हैं, माल्टोज हैं, इनको तोड़ने पे क्या मिलता है, कौन सी यूनिट मिलती है और कौन से अल्फ़ा डी बीटा डी क्या है, उनका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसा होगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पूरी एनसीईआरटी में लिख के दिखाया है और हर जगह जहाँ जहाँ लिखा है उसके बारे में वहीं लिखा, मैं एक जगह करा दे रहा हूँ आपको, मतलब वहाँ C1 कौन, C2 कौन, C1 C4 कौन, C1 C6 भूल जाता होगा। आइए एक जगह देखते हैं, आइए बात करते हैं हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज अ हाइड्रोलिसिस। अब मैं आप एक एक चीज़ नहीं लिखवाऊंगा, हाइड्रोस का मतलब होता है वाटर और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, बस आप समझदार हैं, ठीक है। बस वाटर के प्रेजेंस में कुछ तोड़ेंगे तो हाइड्रोलिसिस कहलाएगी। आइए देखते हैं,
जैसे हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने प्यारे सुक्रोज से, दैट वाज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दैट वाज डाइसैक्राइड्स। इसके बारे में आपको भूलना नहीं है, कई बार क्वेश्चन आया डाइसैक्राइड। कितना लगा हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से डाइसैक्राइड्स में कैसे, पहले कौन सा उठाना है, सुक्रोज। देखते हैं सुक्रोज। तो बच्चा एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, या आप जैसे डाइसैक्राइड तोड़ रहे हैं तो डाइसैक्राइड को आप जब तोड़ेंगे तो उसमें उसका एज लगाइएगा। ये एज क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, प्रोटीनेशियस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिन्हें एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ये सिर्फ बायोलॉजिकल यानी लिविंग सिस्टम में ही पाए जाएंगे, प्लांट एनिमल में। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको स्प्लिट करा के उसका फर्दर हाइड्रोलाइज करा के मेटाबॉलिज्म में यूज़ करा देते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर सुक्रोज की, तो सुक्रेज के प्रेजेंस में ये टूट जाएगा, या सुक्रोज को आप H+ हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में तोड़ दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर है तो वो पर्टिकुलर एंजाइम होगा, दैट वाज जनरली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस एक्सेप्ट वन, दैट वाज राइबोजाइम। ठीक है, चलिए आइए, तो डाइस एज लगाएंगे या H+ की प्रेजेंस में तोड़ेंगे और वो जो यूनिट होगी वो मिल जाएगी आपको। जैसे सुक्रोज का है तो फिर आपका देखिए, तो सुक्रोज को तोड़ना है तो मैंने वहाँ बताया एज लगाइए, तो यहाँ सुक्रेज यूज कर लीजिए, सुक्रेज, ये देखिए एज, सुक्रेज यूज कर लीजिए, ये H+ हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में इसे तोड़ दीजिए। ठीक है, क्या टूटेगा, जैसे लोग जनरली बोल देते हैं तुरंत ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटेगा, एकदम सही, लेकिन पूरी नहीं, पूरी तरह से नहीं। अधूरा ज्ञान हमेशा दिक्कत करता है ना, जैसे कहते हैं दजल गगरी छलकत जाए, वो वाली दिक्कत नहीं करना, पूरा ज्ञान दिखाना है आपको। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, पाइरॉन बताया क्या होता है, पाइरेनोज, प्लस बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, फ्रुक्टोज में टूटा ना, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, फ्यूरोन वर्ड 5 मेंबर रिंग, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, ग्लूकोज 6 मेंबर, 5 मेंबर, ग्लूकोपाइरेनोज प्लस फ्रुक्टोफ्यूरेन। तो ये ग्लूकोज वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है, ये बिल्कुल मत भूलना, क्वेश्चन 2 बार आया, 2020 नीट 2020 और आपके 2012 AIPMT, दैट वाज फॉर्म ऑफ नीट। ठीक है, चले देख लीजिए, ये आप तोड़ चुके हैं सुक्रोज को। अब उसके बाद आइए माल्टोज तोड़िए, माल्टोज। अब जैसा कि हर बार नहीं बताएं, माल्टोज को तोड़ेंगे तो माल्टेज की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में माल्टोज, माल्टोज भी टूटेगा माल्टेज की प्रेजेंस में, माल्टेज के प्रेजेंस में, हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में। ये तोड़िए तो 2 मोल ऑफ ग्लूकोज मिलता है, G+G 2 मोल ऑफ ग्लूकोज मिलता है। लेकिन कैसा मिलता है, इसमें दोनों अल्फा वाले होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। कैसा, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, ग्रीन से बना दे रहा हूँ ताकि दिखे, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। रटने की ट्रिक क्या थी बताया था, SU से अपना नाम शुभम, और जहाँ अपना नाम हो ये, फिर वहाँ क्या बोले, GF का मतलब आपको, GF का मतलब जो आप सोच रहे हैं गलत फहमी, ठीक है, गलत फहमी आपकी। ठीक है, GF, ठीक है, गलत फहमी। सुक्रोज को तोड़े तो अपने नाम को लेके कोई गलत फहमी नहीं रखनी, इसीलिए अपना नाम जोड़ा, SU शुभम, उसके बाद GF, नो गलत फहमी। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका ट्रिक रहेगा याद, G और F याद रहेगा। माल्टोज, माल्टेज की प्रेजेंस में अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, यानी 2 मोल ग्लूकोज में 2 मोल ग्लूकोज में टूट जाता है। अच्छा, इसका रटने क्या ट्रिक है सर, वो तो पहले बता दिया आपने अपने नाम से। इसका ट्रिक है, जहाँ लोग माल्टोज, माल वर्ड पढ़ रहा है, जहाँ माल वाल मतलब जहाँ लड़की वड़की देखी तुरंत जी करना शुरू किया, यानी 2 मोल ग्लूकोज, G+G 2 मोल ग्लूकोज, जी करना शुरू कर दिया। जैसे देखते हैं शादी वगैरह में जब भाई लोग खाना खा रहे होते तो कुछ लोग बहुत है, मतलब बहुत कष्ट से खाना वाना खिला रहे हैं, ठीक है, मतलब कहो तो 5 बार में 1 बार आते हैं। लेकिन वहीं देख लिए कन्याओं को, ठीक है, मार एकदम ठोड़ रंग के, लड़कियों को तो आदत हो गई है, खैर सब अलग की बातें हैं। तो
तुरंत पहुँचे बारात वारात में तो देखे, अरे जी जी क्या लेंगी आप, जी जी तुरंत रसगुल्ला लेंगी, सलाद, ये जी जी। तो जहाँ माहौल वाल देखे वहाँ तुरंत क्या, जी जी। मतलब बहुत ज़्यादा हमें क्या करना है, कल्चरिक नहीं बनना है, मतलब एकदम मतलब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, जिस तरह याद हो रहा है वैसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती। अगर पढ़ाई और खाने में 2 चीज़ में शर्म किए तो सक्सेस नहीं होगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इससे ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं, ये हो गया स्प्लिटिंग देख रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज माल्टोज। देन अब देखेंगे लैक्टोज की, लैक्टोज, सुक्रोज खत्म, माल्टोज खत्म। आइए देखिए अब लैक्टोज बचा हुआ, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज 3 में ही पूछेगा। बहुत सारे हाइड्रोलिसिस की स्प्लिटिंग है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बात करें तो फिर अगर आप सर बोले ये दिखा दीजिए, फिर प्रोटीन टूटता है तो प्रोटीओजेस प्लस अमीनो एसिड में टूटता है, ठीक है। इन प्रेजेंस आप अगर स्टमक में टूट रहा है, पेट में टूट रहा है तो पेप्सिन, और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से टूट रहा है तो वहाँ पे फिर ट्रिप्सिन यूज होगा, वो एंजाइम है, वो तोड़ेंगे आपको। पहला वाला प्रोटीओजेस प्लस पेप्टाइड में तोड़ेगा, यानी आपका जो पेप्सिन है वो प्रोटीओजेस प्लस पेप्टाइड में तोड़ेगा, और जो आपका वो है ट्रिप्सिन है वो अमीनो एसिड में तोड़ देगी, पूरी स्प्लिटिंग करा देगी। तो फिर उसमें प्रोटीन है, फिर फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटता है, वो सब चीज़ें इसमें नहीं है ना। अमीनो एसिड जब पढ़ाऊँगा वहाँ बता दूँगा। तो यहाँ देखिए आप ग्लूकोज, देखिए आपने क्या देखा, सुक्रोज देखा, फिर उसके बाद आपने देखा माल्टोज देखा। अब आप क्या देखेंगे, लैक्टोज, लैक्टोज आपकी हेडिंग है लैक्टोज। लैक्टोज की स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज या इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। तोड़िए लैक्टेज के प्रेजेंस में, लैक्टेज के H प्लस आयन कंसंट्रेशन की प्रेजेंस में आप तोड़ेंगे इसे, किसमें, अल्फा नहीं बीटा डी, बीटा डी, बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है ना, तो बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। यानी अगर एक टर्म में लिखा रहे, देखिए अभी अल्फा बीटा का क्वेश्चन आने लगा इसलिए हर जगह लिखाना पड़ा, लेकिन पहले लिखा देते थे बस लैक्टोज टूटा लैक्टेज के प्रेजेंस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, माल्टोज टूटा 2 मोल ऑफ ग्लूकोज में, और सुक्रोज टूटा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, ठीक है याद है आपको बात, लेकिन अधूरा नहीं, पूरा बीटा डी, वो माल्टोज वाला अल्फा डी, और वो अल्फा डी बीटा डी दोनों में। बस ख़त्म हो गया। हाँ साहब एक चीज़ रहेगी, लिंकेज, लिंकेज तो बताया नहीं क्योंकि तीनों वहीं लिखता था तो लिख देते लिंकेज। हर जगह मिलेगा C1 ग्लाइकोसिडिक, बिकॉज ऑफ द बोथ डाइसेक्राइड इन बोथ मोनोसेक्राइड इन अ डाइसेक्राइड आर लिंक्ड बाय अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे ही ग्लाइकोज कंपाउंड से मिलकर बने से इसका नाम पड़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वाटर की स्प्लिटिंग करा के जो रिएक्शन तोड़ के जोड़े जाते हैं उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। वो ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म आपके इसमें है नहीं इसलिए बताया नहीं जा सकता। तो आप इसमें कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी यार, एक डाइसेक्राइड है उसको 2 मोनोसेक्राइड होल्ड कर रहे हैं, जब हम स्प्लिट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो 2 में टूट रहा है, जैसे सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूट रहा है, माल्टोज 2 मोल ऑफ ग्लूकोज में टूट रहा है, लैक्टोज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में टूट रहा है, प्रोटीन फैटी एसिड प्लस जैसे प्रोटीन आपकी पेप्टाइड बॉन्ड प्लस अमीनो एसिड में टूट रही है, आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट रहा है, उसी तरह हर चीज़ टूट रही है। तो उसके अंदर कुछ है ना, उसको जोड़ा है, तो वो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1 C2 C1 C4 C1 C4 C1 C4 C1 C6 कहाँ कैसे भूल जा रहे हैं आप, याद रखिए। सुक्रोज में जो होगा, अब यहाँ पे लिंकेज दिखाई जा रही है, जो सुक्रोज में लिंकेज होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हेडिंग डाल लो भनास। अब C1 C2 C1 पर पूरे NCERT में लिखा हुआ, आप देखिए वहाँ पे पूरा हर जगह जहाँ जो चीज़ लिख दिया वहीं लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इससे कन्फ्यूजन होंगे, कोई बात नहीं मैं उसको दूर कर रहा हूँ। सुक्रोज की जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी वो C1 C2 होगी, हमेशा याद रखना। C1 C2 से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, यानी कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकेंड से लिंकेज होगा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज के बाद मैंने बताया था माल्टोज, माल वाल जहाँ देखते हैं क्या करने लगते हैं, जी करने लगते हैं, जी 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। मतलब बताया ना खाना वाला शादी वाला कि भैया लड़के तो बहुत आए तो बहुत देर में खाना खिलाए और उसमें क्या तुरंत जी आइए, जी लीजिए, रसगुल्ला लेंगी, सलाद, तो जी करके 2 मोल ग्लूकोज में रटने की ट्रिक थी। और जहाँ मेरा नाम है SU से वो फिर वहाँ पे GF, यानी GF का मतलब जो आप सोच रहे हैं वो गलत फहमी है, तो G और F गलत फहमी, मतलब गलत फहमी में नहीं रहना। तो माल्टोज किस में टूटा तो ठीक है 2 मोल ग्लूकोज में, उसका लिंकेज क्या है, C1 C4 है। जनरली बच्चा देखिए C1 C4 लिंकेज आपको अब हर जगह दिखाई देगी, ठीक है, जनरली हर जगह C1 C4 दिखाई देगी। कहाँ छोड़ के, आपके सुक्रोज में छोड़ के। अब आप लैक्टोज की यही बात कर रहे हैं तो यही लिंकेज इनकी लिख दे रहे हैं, इनकी लिंकेज भी C1 C4 होगी। तो यानी हम सर एक चीज़ ध्यान दें, अगर सुक्रोज को हम छोड़ दें तो C1 C4 सब में मिल रही है, लेकिन बिल्कुल मिल रही है, लेकिन स्टार्च में एक चीज़ है, वहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन के
C1C4 ही होती है, लेकिन ब्रांचिंग C1C6 में होती है। अब स्टार्च पढ़ाएंगे वहाँ बता रहे हैं, परेशान ना होइए आप। बस इसके बाद स्टार्च ही पढ़ाने का टाइम है, बस ये देख लीजिए, ठीक है। स्टार्च पढ़ाएंगे, फिर कुछ टेस्ट पढ़ाएंगे, चैप्टर एंड हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए बस ख़त्म। लिंकेज देख लिए। तो स्टार्च में कैसा होगा, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन C1C4 ही होगा, लेकिन ब्रांचिंग कहाँ होगी, C1C6 में होगी। ये देखिए, आइए दिखाते हैं आपको बहुत खूबसूरती से व्हाट इज स्टार्च। अभी देखिए स्टार्च लिखा है, ग्लाइकोजन के बारे में लिखा, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए स्टार्च क्या है। जैसे प्लांट के अंदर जो फूड बनता है सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वो आपके ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में पढ़ाया गया, और फिर उसको स्टोर नहीं, तो ये स्टोरेज किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के रूप में। तो मेन स्टोरेज ये लिखिए, मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में, क्योंकि पॉलीसेक्राइड तो भैया गम, सेलुलोस, स्टार्च, ग्लाइकोजन सब पॉलीसेक्राइड है। मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड नॉन शुगर कहलाते हैं बिकॉज दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। पॉलीसेक्राइड मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स ऑफ प्लांट का है, बिल्कुल सही बात है। इसके 2 यूनिट है साहब, 2 यूनिट है। क्या है, 2 यूनिट है। एक है, अब ये क्या है, ये किसका पॉलीमर है भाई, पॉलीमर है तो किसका पॉलीमर है, वहाँ हेडिंग में लिखा है पॉलीमर, तो दिस इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। पॉलीमर ऑफ सेलुलोस पूछेगा तो वो बीटा का है, ये अल्फा का है। पॉलीमर ऑफ, अभी वहाँ लिखाते हैं ना सेलुलोस में, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो जहाँ बीटा दिख जाए वहाँ तुरंत क्वेश्चन को काट देना है। एक क्वेश्चन आया 2018-2016 के आसपास, तो उसमें देखिए 3 ऑप्शन में बीटा है, एक में अल्फा वाला, वही लगा दीजिए अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन के पास, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आपका, तुरंत देखिए। ऐसे आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी कर सकते हैं। तो इसके 2 फॉर्म है सब, एक है ग्लाइकोजन, स्टार्च के पास 2 हैं, एक है अमाइलोज, चल नहीं रहा है, अमाइलोज, और एक है अमाइलोपेक्टिन। चलिए इसे अमाइलोज, और एक है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। दोनों में कंपैरेटिव देखते हैं, हमको लग रहा है हो नहीं पाएगा, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, यानी अल्फा ग्लूकोज यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसकी कैसी होगी, C1C4 ही होगी, इसकी भी C1C4 होगी, लेकिन ब्रांचिंग ध्यान रखना, ब्रांचिंग C1C6 होती है। अब पूरा टाइम नहीं कि आपको स्ट्रक्चर दिखाएं, नहीं तो टाइम लगेगा, बाकी बन जाएगा वो भी C1C6 में ब्रांचिंग होगी, बाकी लिंकेज C1C4 ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखाना है इसमें, ऑल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। अमाइलोज लीनियर पॉलीमर है, ये लीनियर पॉलीमर है, कैसा है, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, दिस इज अ ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, बस दिस इज ब्रांच्ड। और क्या डिफरेंसेस हैं वो लिखाते हैं, स्टार्च के बारे में चल रहा है ना। पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज है, मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ द प्लांट है, प्लांट के सभी, जैसे हम लोगों में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, भोजन स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन जब नीड होती है तो उसको ग्लाइकोजीनोलिसिस के थ्रू, यानी ग्लाइकोजीनोलिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ ग्लाइकोजन, एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का बनना अदर कंपाउंड से, वो बायो में आप अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्लाइकोजीनोलिसिस, वो वहाँ की बात है ग्लाइकोजन का, तो यहाँ स्टार्च के फॉर्म में, तो इसीलिए एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन को कहते हैं, वो भी बताएं। स्टार्च को 2 भागों में, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, इसकी लीनियर लिंकेज थी C1C4, इसकी ब्रांच है C1C4, लेकिन ब्रांचिंग C1C6 में। भाई ब्रांच है तो कहाँ, C1C6 में, इसका तो लीनियर ही, तो कोई बात ही नहीं। तो अब इधर अमाइलोज का चल रहा है, अब इधर अमाइलोपेक्टिन चल रहा है। अमाइलोपेक्टिन देखिए, डिफरेंसेस देखिए, अमाइलोज और उधर अमाइलोपेक्टिन। जैसे लीनियर ब्रांच का बता दिए, भाई ये लीनियर है, ये ब्रांच है, तो इसका परसेंटेज कितना होगा स्टार्च के अंदर, इसका अमाइलोज का 10 से 15% होगा, इसका कितना होगा 80 से 85% होगा। ये लीनियर था, वो ब्रांच था, लिख लीजिए लीनियर, दिस इज ब्रांच, एंड इसमें क्या होगा, लीनियर ब्रांच हो गया। उसके बाद ये सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है,
वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। और कुछ, वाटर सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, बस। और जनरली क्या है, हाँ इसकी जो है C1C4 है ऑल लिंकेज, एंड दिस इज C1C4 बट ब्रांचिंग एट C1C6 पे, C6 पे, C1C6 सॉरी C1C6 पे इसकी ब्रांचिंग है। बस ख़त्म हो गया। बस 1 मिनट टेस्ट बाकी है अभी। अब कुछ टेस्ट हैं, बच्चा स्टार्च पढ़ा दिया। हाँ सेलुलोज है थोड़ा सा, सेलुलोज की लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। कैसा, जैसे ये अल्फा डी ग्लूकोज का है वो बीटा डी का है। सेलुलोज की, जैसे मैंने बताया आपको कि स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस व्हाट सेलुलोज इज अ बीटा डी ग्लूकोज। इस सेलुलोज की हेडिंग डालिए तो सेलुलोज के बारे में, सेलुलोज ये कैसा है, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ये याद रखना है। वो अल्फा डी का, ये बीटा डी, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज पॉलीमर कैसा है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। और स्टार्च कैसा था, अल्फा डी ग्लूकोज का है। सेलुलोज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द अर्थ है सेलुलोज एंड स्टार्च, ठीक है। स्टार्च ये कंपेरेबल फॉर्म है, कन्वर्जन तो होता रहता है इसका सेलुलोज का, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना। और इसकी लिंकेज C1C4 है। तो एक चीज़ तो आपने देख लिया भाई, C1C4 हर जगह लिंकेज है। 2 जगह आपको याद रखना है, सुक्रोज में C1C2 याद रखना है, और आपके स्टार्च के जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें ब्रांचिंग में याद रखना है C1C6। तो बस बाकी जहाँ इसके 2 अलावा जहाँ भी लगे वो C1C4 मार देना, हो सकता है यही 2 आए क्योंकि ये डिफरेंट है। बस बच्चा ख़त्म हो गया आपका, सेलुलोज हो गया, ये हो गया, स्टार्च खत्म हो गया, सेलुलोज खत्म हो गया। ग्लाइकोजन के बारे में लिख लीजिए, स्टोर्ड पॉलीसेक्राइड इन एनिमल बॉडी इज योर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन स्प्लिटिंग इन ड्यूरिंग नीड, जब जरूरत पड़ती है तो इसकी ग्लाइकोजीनोलिसिस होती है, स्प्लिटिंग होती है, और जब ये बनता है इसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नियो मतलब फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, लिसिस मतलब स्प्लिटिंग, तो इसको तोड़ के यूज कर लिया जाएगा एनर्जी। और ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल स्टार्च होता है। क्या होता है, एनिमल स्टार्च। ये भी क्या है, पॉलीसेक्राइड है, एनिमल स्टार्च है। जैसे प्लांट के अंदर स्टार्च था वैसे एनिमल स्टार्च। बस इससे ज़्यादा और कोई पॉइंट नहीं। अब टेस्ट कुछ पढ़ने हैं हमें। जैसे भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट है, तो लेबोरेटरी में कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे पहले IIT JEE मेंस में टेस्ट वगैरह से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टेस्ट जो है उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता था, 1-2 क्वेश्चन अभी भी आते हैं। तो हमारे इसमें भी कभी कभी पूछ लेता है कि विच टेस्ट इज़ फॉर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सबके लिए अलग अलग अपने अपने टेस्ट है ना यार। तो उसके टेस्ट के लिए से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मॉलिस टेस्ट किसके लिए है, बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए है। जैसे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, ये लास्ट हेडिंग है अभी की आज की, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी यहाँ से कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा आपका पूरा। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट ये NCERT में हिडन पॉइंट है। 3 टेस्ट लिखे हैं, 1-2 पॉइंट अपने से लिखाऊंगा। मान लीजिए क्वेश्चन के ऑप्शन में एलिमिनेशन में आपको हेल्प करेगा। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पहला मॉलिस टेस्ट, इसकी मैकेनिज्म और कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सब नहीं आएगा, बस यही ऑप्शन में रहेगा। मॉलिस टेस्ट इज फॉर, लिखा रहेगा आपको मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट कौन देते हैं, देते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल देते हैं। इसमें अगर स्पेशली पूछ लिया जाए घुस के कि मोनो ज़्यादा फास्टली देते हैं तो आप कहेंगे मोनो फास्ट देते हैं, और मोनोसेक्राइड यानी और पॉलीसेक्राइड इसको स्लो देते हैं। अब क्या मैकेनिज्म वो नहीं जानना है, स्लो, बस ख़त्म। एक मॉलिस टेस्ट ख़त्म हुआ। दूसरा आइए, दूसरा कहाँ गया पेन, दूसरा आइए, दूसरा बारफॉइड टेस्ट। क्या, बारफॉइड टेस्ट, ये भी आपके क्या होंगे, बारफॉइड टेस्ट जनरली मोनोसेक्राइड देते हैं, ठीक है। रेड ब्राउन PPT बनती इसमें, कैसी, रेड ब्राउन PPT अगर ये बन गई तो मान लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मोनोसेक्राइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। स्पेशली मोनोसेक्राइड के लिए पूछ लीजिएगा ऑप्शन में, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड के कौन टेस्ट है, बारफॉइड टेस्ट है। क्या देगा, रेड ब्राउन PPT। इसमें क्या मिलाते हैं, अगर ये भी पूछ लिया जाए क्या मिलाते हैं तो आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH। इससे ज़्यादा 1 पॉइंट नहीं बताऊंगा और इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, ठीक है। ख़त्म हो गया, 2 टेस्ट ख़त्म, मॉलिस और बारफॉइड। अब बेनिडेक्ट और टॉलेंस फेलिंग, ये तो NCERT को डेडिकेटेड है तो इनको कैसे छोड़ा जा सकता है, ठीक है। बेनिडेक्ट, आइए
बेनिडिक्ट देखते हैं, बेनिडिक्ट मोलिस, और ये आप याद रखिए दो, बॉरफॉइड कौन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। टेस्ट फॉर प्रोटीन, और उसके लिए अलग अलग टेस्ट हैं, जब प्रोटीन पढ़ाऊंगा तो वो बता दूंगा। अब आप 3 टेस्ट और देखिए, 3-4 बचे हैं, क्या है आपके, बेनिडिक्ट, बेनिडिक्ट, बेनिडिक्ट टेस्ट। बेनिडिक्ट टेस्ट देने से पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज बेनिडिक्ट सोल्यूशन। बेनिडिक्ट टेस्ट कराएंगे तो बेनिडिक्ट सोल्यूशन तो पता होना चाहिए भैया, कैसे बता दोगे बेनिडिक्ट है, कॉपर सल्फेट, इसमें क्या होता है, बेनिडिक्ट सोल्यूशन होता क्या है, बेनिडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट को ही कहते हैं बेनिडिक्ट सोल्यूशन। बस खत्म हो गया। बेनिडिक्ट सोल्यूशन ये तो बताता ही है कि कार्बोहाइड्रेट है, बल्कि इसके अमाउंट को भी बताता है, ठीक है। ये तो बताता है कि रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एक्चुअली ये अब जितने टेस्ट बताएंगे, आपको बताया था ना कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। रिड्यूसिंग रिएक्शन आर रिड्यूसिंग सैकराइड या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट आर दोज विच कैन रिड्यूस व्हाट, बेनिडिक्ट, फेलिंग एंड टॉलेंस। देखो बेनिडिक्ट टेस्ट दे सके, फेलिंग दे सके और आपका टॉलेंस दे सके, तो जो इन तीनों को दे लेगा वही आपका क्या है, रिड्यूसिंग है। तो ये स्पेशली किसके लिए है, बेनिडिक्ट फॉर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बीच में डिफरेंशिएशन करने के लिए टेस्ट है। कहाँ, लेबोरेटरी में परफॉर्म होगा। बेनिडिक्ट सोल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, इसमें अमाउंट ऑफ शुगर भी बता सकते हैं आप। क्या बता सकते हैं, अमाउंट ऑफ शुगर, कि कितना अमाउंट शुगर की प्रेजेंट है किस वाले में, उसको भी आप बता सकते हैं। इतनी चीज़ें हैं। 2 लोगों का नाम सुना होगा, एक बिल गेट्स और एक ओबामा, पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ USA, अमेरिका, वही। तो उसके बारे में आप सुने होंगे, उनका नाम, बहुत महान हस्ती हैं ओबामा साहब। तो उन्हीं का 2 ट्रिक याद रखिए, उन्हीं के 2 नाम हैं उनके। ये नाम 4 भागों में आप तोड़िए। अमाउंट ऑफ शुगर मैंने कहा चेक किया जा सकता है, तो क्या बताया था, 2 कौन कौन हैं आपके, ओबामा हैं और बिल गेट्स हैं। तो एक बिल गेट्स, ये 2 भागों में तोड़ा आपने, और एक ओ एंड अथवा है, इसमें इसका कोई ट्रिक नहीं, ओबामा, ये लिख लिया। अब देखिए बी से टेस्ट है, बी से अगर ब्लू टेस्ट दिया, ब्लू दिया, फिर जी से ग्रीन दिया, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज है नहीं, ब्लैक से काम चला रहे हैं, ठीक है, ऑरेंज, और बी से ब्रिक रेड, यानी लाल, ईंट वाला लाल, ब्रिक रेड। ये बना तो समझ लीजिए अमाउंट ऑफ शुगर कैसे डिसाइड होगी। अब बस इसको अगर आपने देख लिया तो नंबर ऑफ शुगर बढ़ाते जाओ। इसमें नो शुगर, ब्लू टेस्ट आया नो शुगर, शुगर है ही नहीं। इसमें शुगर मिनिमम, मॉडरेट शुगर, न कम न ज़्यादा, यानी लो शुगर या मिनिमम शुगर, मॉडरेट शुगर, इसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर। तो शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, एकदम नहीं थी, थोड़ा बढ़ाए, थोड़ा बढ़ाए, एकदम बढ़ा दिए बस। और इधर ओ बिल गेट्स, ओबामा, इसकी ट्रिक है। तो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, जो ये आपकी बेनिडिक्ट वाली थी, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें अमाउंट भी साथ में आप कर सकते हैं बेनिडिक्ट टेस्ट में, ठीक है। बस चले, एक चीज़ आप लिंक कर पा रहे होंगे, विबग्योर, इंद्रधनुष में विबग्योर होता है, VIBGYOR, देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू उठाओ, ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, विबग्योर, रेड। मतलब इधर नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी एनर्जी घट रही, लैम्डा बढ़ रहा है। पूछा था फिजिक्स का सवाल 2020 में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट लैम्डा, हाईएस्ट वेवलेंथ, आंसर रेड लाइट। रेड का सबसे इधर जाने पे, विबग्योर में आर की तरफ जाने पे लैम्डा बढ़ता है, एनर्जी घटती है, और इधर उल्टा में इधर एनर्जी, इधर वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, लैम्डा कम होगा, इसकी लैम्डा ज़्यादा होगा, वेवलेंथ और एनर्जी कम होगी। ये देख लो, यानी शुगर बढ़ा रहे हो तो लैम्डा बढ़ रहा है। अबे ये है नहीं कोई कॉन्सेप्ट, रटने के लिए बता रहा हूँ, खुद मैंने बनाया है, मतलब सोच रहा था उस समय, मन में आया, आपको बता दिया कैसे याद रखना है। अब उसको टॉलेंस टेस्ट देना है आपको, और फेलिंग, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है भाई,
टॉलेंस रिएजेंट नहीं पढ़े, पूरी केमिस्ट्री खत्म कर दिए। हाँ, कॉपर सल्फेट प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्या यही है? गलत। सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। कहीं भी कुछ भी लगा दोगे, मतलब कॉपर सल्फेट चल रहा है तो हर जगह चिपका दें। हाँ, ऐसा नहीं होता बच्चा। आइए, कौन सा देखना है हमें? टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट। ये टेस्ट किसके लिए चल रहे हैं? सब कार्बोहाइड्रेट के लिए। यानी अगर ऑप्शन में टॉलेंस टेस्ट है और कार्बोहाइड्रेट की बात है तो दिस विल परफॉर्म। तो टॉलेंस को आप कैसे नज़रअंदाज करेंगे? पहले टॉलेंस रिएजेंट क्या है? टॉलेंस रिएजेंट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसमें सिल्वर का ही प्रिसिपिटेट बनेगा। AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, याद कर लो सब। सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ऑर्गेनिक में भी बहुत काम आएगा। टॉलेंस रिएजेंट है। क्या है? दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। और इसी के प्रेजेंस में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को डालेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? सिल्वर की पीपीटी मिलेगी, AgPPT मिलेगी। तो कह लेंगे हाँ ये रिड्यूसिंग शुगर है। दिस टेस्ट आल्सो फॉर रिड्यूसिंग एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग के लिए है। जो इसको टेस्ट को दे लेगा वो रिड्यूसिंग है। इन्हें सुक्रोज देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डाइसैकेराइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग इज सुक्रोज। आज कई बार आ चुका है। बस खत्म हो गया। सिल्वर पीपीटी दे। फेलिंग बचा हुआ है। फेलिंग कहाँ है? फीलिंग खत्म है, लिखते हैं ऊपर ही, ठीक है। फेलिंग टेस्ट 4 टेस्ट कितने हो चुके? पहला मॉलिस, दूसरा बारफॉइड, तीसरा बेनेडिक्ट, अब फेलिंग। पहले टॉलेंस हुआ फिर फेलिंग सोल्यूशन, अब फेलिंग टेस्ट देना। फेलिंग पूरा लिख लो। फेलिंग टेस्ट। अब फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? फिर वही बात आ गई। फेलिंग टेस्ट तो बता दिए, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? मतलब जो एकदम इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ मैं। फेलिंग सोल्यूशन जैसे कॉपर सल्फेट प्लस वहाँ क्या लिए थे? सोडियम सिट्रेट लिए थे। इसका बड़ा नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट इज अ फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। ये भी रेड पीपीटी देगा। कैसा? रेड पीपीटी। और ये भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के लिए है। जो इसको देगा वो रिड्यूसिंग है, जो नहीं देगा वो नॉन रिड्यूसिंग है। एक टेस्ट सेलुलोज और स्टार्च को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है आयोडीन टेस्ट। आपकी बायोलॉजी में एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि आयोडीन कैन होल्ड स्टार्च कैन होल्ड I2 यानी आयोडीन मॉलिक्यूल एंड सेलुलोज कैन नॉट बिकॉज देयर इज अ ब्रांचिंग अकर इन स्टार्च नॉट इन सेलुलोज, ठीक है। आइए लास्ट वाला आयोडीन टेस्ट। ये किसके लिए है? स्पेशली आप स्टार्च और उसके लिए। तो स्टार्च देता है तो स्टार्च में क्या होगा? स्टार्च को अगर हम आयोडीन से करेंगे रिएक्शन तो ये कैसा ब्लू ब्लैक अपीयरेंस देगा। कैसा? ब्लू ब्लैक कलर देगा। बिल्कुल सही, ब्लू ब्लैक कलर। कहाँ गया ब्लू ब्लैक? ये ब्लू है, ब्लू ब्लैक टेस्ट देगा। ब्लू ब्लैक क्यों? क्योंकि इसके ब्रांचिंग पोजीशन में ये क्या होगा? आयोडीन होल्ड हो जाएगा। आयोडीन अपना कलर सेलुलोज स्टार्च दे पाएगा, लेकिन यहीं पे सेलुलोज की अगर बात की जाए, सेलुलोज डज नॉट होल्ड I2, आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। ख़त्म हो गया पूरा चैप्टर, ख़त्म, फिनिश। चैप्टर नहीं फिनिश हुआ है। आज का लेक्चर वन शॉट टाइप में आज का ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा, ठीक है, टेस्ट देख लिए। कौन कौन से देखे? बेनेडिक्ट देखे, फेलिन देखे, टॉलेंस देखे, मॉलिस टेस्ट देखे, बारफॉइड टेस्ट देखे जो, और इधर आपने देख लिया लास्ट में सेलुलोज और उसके लिए आयोडीन टेस्ट। तो ये पूरे टेस्ट खत्म हुए। पहले मैंने देखिए आते ही क्या पढ़ाया था? व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज अ
carbohydrate, aldehyde or ketone derivative of polyhydroxy alcohol is known as a carbohydrate. What is the representation of carbohydrate? CXH2 whole y equal to carbohydrate. अगर हम 6 रखते हैं तो C6H12 वो 6 ग्लूकोज बिल्कुल फिट होता है, लेकिन अगर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, क्योंकि अगर एसिटिक एसिड को रखते हैं तो 2 रखते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 रखते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है, लेकिन बिल्कुल एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये इसमें फिट हो रहा है लेकिन है नहीं। और जहीं रहमनोज C6H12O5 रहमनोज जो कि एक ग्लूको मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इसमें फिट नहीं हो रहा है, तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका C6H2O होल वाई का, लेकिन कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फिट हो जाते हैं। इसके बाद क्या पढ़ा है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, ठीक है। कैसे आप सुक्रोज ग्लूकोज को ऑब्टेन कर सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया। आप सुक्रोज से निकाल लीजिए GF ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, आप स्टार्च से निकाल लीजिए ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई, रिएक्शन पढ़ाए। HCN के साथ रिएक्शन साइनोहाइड्रिन बनाता है, ऑक्साइम किसके साथ बनाता है? NH2OH के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद कौन HNO3 के साथ, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ क्या बनाता है? ये सैक्रिक एसिड बनाता है, लेकिन ग्लूकोज को अगर इसमें डाल देंगे तो सैक्रिक एसिड बन जाएगा, लेकिन ग्लूकोनिक एसिड में भी बन जाएगा। अब ग्लूकोनिक एसिड ही बनाना है ग्लूकोज से तो क्या करेंगे? ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे। ब्रोमीन वाटर क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड फास्फोरस और HI के प्रेजेंस में क्या बनता है? नॉर्मल हेक्सेन बनता है। क्या हो जाता है? ये क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूस करके आपका नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट कर देता है। दिस शोज दैट ऑल द 6 कार्बन आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन इन कार्बोहाइड्रेट या इन ग्लूकोज। ये खत्म होगी, ये प्रॉपर्टीज रिएक्शंस थी। फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है? हाइड्रोलिसिस पढ़ाई। हाइड्रोलिसिस में कई सारे बताए। हाँ, इसके बाद हावर्थ प्रोजेक्शन, पहले आपको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बता दिया। फिर हावर्थ फार्मूला क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी बीटा डी ग्लूको फ्रुक्टोफ्यूरेनोज क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बता के आपको पूरा स्ट्रक्चर के साथ दिखाया। अल्फा बीटा के 1 पोजीशन चेंज कर दिए। इसे ग्लूकोपाइरेनोज से जो ग्लूकोज था उसको C1 एनोमर कहते हैं, क्योंकि ये एनोमर अल्फा डी एंड बीटा डी फॉर्म आर नोन एज एनोमर्स, और इसे डाइस्टीरियोमर भी कहते हैं, ठीक है। अल्फा C1 और C2 को, अबे C1 C2 पोजीशन में चेंजिंग थी, इसलिए ग्लूकोपाइरेनोज को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोपाइरेनोज को हम कहते हैं C1 एनोमर, इसे डाइस्टीरियोमर भी कहते हैं। और फ्रुक्टोज को बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूरॉन से लिया गया है। और वो कैसा है? वो C2 एनोमर से डाइस्टीरियोमर भी है। म्यूटर रोटेशन शो करते हैं। व्हाट इज म्यूटर रोटेशन? अल्फा डी एंड बीटा डी का इंटर कन्वर्जन इज नोन एज अ म्यूटर रोटेशन। उसके बाद क्या पढ़ाया? उसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस पढ़ाई। हाइड्रोलिसिस में पढ़ा है 4 चीज़ें। सुक्रोज को तोड़ते हैं अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज में टूटता है। उसके बाद पढ़ा है सुक्रोज के बाद आप सुक्रोज हो गया। फिर उसके बाद माल्टोज जी यानी 2 मोल ग्लूकोज में टूटता है, वो अल्फा डी ही रहते हैं। उसके बाद लैक्टोज पढ़ा है, वो बीटा डी आपका लैक्टोज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। उसी तरह फिर प्रोटीन और फैट का बताया, वो यहाँ पे नहीं है। जब स्पेसिफिक चैप्टर अगले अमीनो एसिड में पढ़ाऊंगा तो वहाँ बता दूंगा, ठीक है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड व्हाट आपका विटामिन, ये आगे लेक्चर में पढ़ाना। तो ये पढ़ाने के बाद फिर मैंने क्या बताया? हाइड्रोलिसिस पूरी कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें बताने के बाद टेस्ट बताया। टेस्ट कितने थे? मॉलिस टेस्ट थे, ब्राफूड टेस्ट थे, फिर फेलिंग, टॉलेंस, ये सब चीज़ें। और आयोडीन टेस्ट जो सेलुलोज के लिए नहीं होता है, आयोडीन के लिए होता है। किसके लिए? स्टार्च के लिए होता है। आयोडीन होल्ड कर सकता है स्टार्च ड्यू टू ब्रांचिंग कंडीशन। C1 C2 देखो सबकी लिंकेज बताई। C1 C2 किस में थी? C1 C2 सुक्रोज में कर देना, बाकी सबको C1 C4 कर देना। लेकिन अगर बात आ जाए स्टार्च के बीट उसके वाले ग्लाइकोजन, उसके 2 पार्ट थे ना, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन की जब बात आ जाए तो उसमें ब्रांचिंग की बात आ जाए तब C1 C6, बाकी उसका C1 C4 ही होता है। तो C1 C4 सबका, C1 C2 किसका? सुक्रोज का, और स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन का C1 C6 होता है ब्रांचिंग का। बस खत्म, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी टेस्ट में बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है, टॉलेंस क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट्स क्या होते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है, और आपका एक और था फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, ये बता दिया। बस खत्म है। इसके बाद पूरा कार्बोहाइड्रेट, कहीं से अगर क्वेश्चन आए, चैलेंज है, नहीं आएगा। अभी तक के क्वेश्चन सॉल्व करो, एक भी बाहर नहीं जाएगा। और इसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी इसी से आएंगे। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कैसा अल्फा अमीनो एसिड बीटा, अब आपको टर्सरी कैसे होते हैं, वो बायोलॉजी से भी बहुत अच्छे से रिलेट हो पाएगा आपका। तो फिर प्रोटीन अगला लेक्चर रहेगा। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड आपकी वाइटामिन्स, उसके नाम B1 B2 क्या कहते हैं, थियामिन, पेंटाथोनिक एसिड, किसोनियासिन, किसी को पहले किसका डिफिशियंसी कंपाउंड हो, तो वो सब बता के फिर न्यूक्लिक एसिड DNA RNA के बारे में बता के पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट चैप्टर एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो पढ़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।